गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू क्लास एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू क्लास। बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। निकिता, श्रेया, रिधिमा, अमन, अजय, महेश, गुड मॉर्निंग बेटा। जय माता दी बेटा, जय माता दी। रेनू, मिथिंगा, पूर्वा, अजय, बहुत सारे बच्चे। अनन्या, गुड मॉर्निंग बेटा। माहीन, सोफिया, ट्विंकल, खुशी, रूपाली, उस्मानी, गुड मॉर्निंग बेटा। ओम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई होप आप सब रेडी हो, है ना? क्योंकि मैंने पिछले बार और आज जो मैं होमवर्क में देने वाली हूँ उससे भी ज्यादा है, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आज के होमवर्क के क्वेश्चन कल भी सॉल्व करेंगे। एंड आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे ही टॉपिक्स है बट हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना? एंड कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप जो क्वेश्चन सॉल्व करवाती हो क्लासेस में, क्यों ना आप उन क्वेश्चंस का हमें एक ब्लैंक पीडीएफ इन द सेंस आप बोल रहे थे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दे दो। तो वो बेटा वो तो मिलता ही है आपको। जैसे आज जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी वो अनसॉल्व्ड ही तो है, तो आप उसी को अपना पीडीएफ मान लीजिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को। हमेशा आपके पास ये अनसॉल्व्ड पीडीएफ जो है वो रहेगा, है कि नहीं? तो कुछ बच्चों का आया था, इसीलिए लैग आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, कुछ थोड़े बहुत सेकंड्स का ही लैग होगा अगर है तो। वैसे मुझे तो दिख रहा है ठीक ठाक यहाँ पे, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। तो आप सबको याद होगा कि आपका टेस्ट है ना, 13 अक्टूबर को आपका टेस्ट है ना? एक छोटा सा मिनी सा टेस्ट है जिसमें 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आई होप आप इस सब टेस्ट के लिए तैयार हो। और मुझे एक बात बताओ सब लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला? कल रात को प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपलोड करवा दिया है। एक हफ्ते पहले, आपके एग्जाम की एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पेपर दिया है। मिस मिला क्या वो असाइनमेंट में? प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला क्या? प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन आप सबको मिली क्या? यस और नो? यस एवरीवन, जल्दी बताओ। हाँ, रिकैप कर दूंगी, टेंशन मत लो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते रिकैप करूंगी। पहले ये बताओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला आप सबको? कल रात को ही मैंने प्रैक्टिस के सेशन सबके लिए वहां पे अपलोड करा दिया था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है या ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो मैं बता देती हूँ। जैसे ही आप यकीन 4.0 के ऑल क्लासेस में क्लिक करते हो ना, तो जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी आता है तो जूलॉजी में क्लिक करोगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो असाइनमेंट बोल के कुछ आएगा, उसमें क्लिक करना। आपको ये जो कल मैंने अपलोड कराया है वो भी मिल जाएगा, पहले भी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो भी मिल जाएगा, ठीक है? तो कल वाला आप बिल्कुल सॉल्व कर लेना। कम से कम आई गेस कुछ अराउंड 30-35 क्वेश्चन से ऊपर ही है। और ये सारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा। जो पिछला चैप्टर था ना हमारा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फुल पोर्शन आपके 13 अक्टूबर के टेस्ट में आने वाला है। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके जाइए। समरी लेक्चर का भी मैंने लिंक भेजा था, समरी लेक्चर का भी आपको मैंने लिंक भेजा था, मिला या नहीं? समरी लेक्चर का लिंक मिला था, कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया था आप सबके लिए। एंड आई होप आपको मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का थम्स अप भी आया था और उन्होंने ये भी बोला था कि मैम हमने पहले ही देख लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। 32 क्वेश्चन है क्या? मैं 36 दिया था। चलो कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है? ये दोनों करके जाओगे, ये टेस्ट में सिर्फ 12 ही क्वेश्चंस आएंगे और वो 12 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा ना छोटा वोटा मत समझना, हर एक 12 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, तो अच्छे से करके जाना। ये दोनों चीजें बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। These two are more than enough to get a good marks in this score, 13 अक्टूबर वाले स्कोर क्वेश्चन में, टेस्ट में। तो चलो बिना किसी डिले के आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था पिछले क्लास में, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सब लोग तैयार हो पोल के लिए? रिकैप भी करते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम रिकैप करेंगे कि पिछले टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा था, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने है। इन द हार्ट एज द एक्शन पोटेंशियल रीचेस द एवी नोड फ्रॉम द एसए नोड, देयर इज अ डिले ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, है ना? ये डिले याद है, मैंने आपको पेस सेटर के बारे में बताया था। ये पेस सेटर में ये डिले क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो पोल स्टार्ट कर दूंगी आप सबके लिए। 30 सेकेंड्स ही मैं देने वाली हूं एंड द पोल हैज स्टार्टेड। पोल स्टार्ट हो चुका है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। श्रेया श्री पूछ रही है कि मैम समरी लेक्चर कहाँ पे है? समरी लेक्चर बेटा
कंपटीशन वाला जो हमारा यूट्यूब का चैनल है ना, उस चैनल पे आप वीडियोस में जाओगे तो आपको समरी लेक्चर मिल जाएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। उसकी लिंक मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, है ना, आपकी जो कम्युनिटी है ना यकीन 4.0 की टीचर्स वाली, उस पे पोस्ट किया था, वहां से भी आप लिंक को ढूंढ के जा सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी चैट बॉक्स पे। चलो पोल पे भी आंसर कर दो। निकी बोल रही है मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बेटा निकी क्वेश्चंस आपको? क्वेश्चंस तो कल ही मैंने अपलोड करा दिया था असाइनमेंट में। चलो पोल खत्म हो चुका है तो मैं एक बार आंसर देख लूंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी। 54% बच्चों ने सही जवाब दिया, इतना कम क्यों? आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर ना। चलो देखते। रोहित, नमिता, मुबाशिर, ओम, अंशिका, कार्तिकेय, दृष्टि, अनुष्का, रजत, आलोक, गुड जॉब। तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पेस सेटर जो था एबी नोड, ये ऐसे नोड से जो एबी नोड के तरफ जो इंपल्स आ रहा था उसको वो रोक रहा था, थोड़ा स्लो कर रहा था, डिले कर रहा था। ऐसा इसीलिए ताकि ये आपकी राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे तो ऐसे नोड है और ये एबी नोड पे भेजता है, फिर आपके बंडल ऑफ हिस, देन पर्किंजे फाइबर्स, हर जगह चला गया। लेकिन इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है ना, इसके पास इंपल्स आने में टाइम लगता है। नॉर्मल मसल से आ रहा है, वो कोई नोडल टिश्यू नहीं है उनके। इस इंपल्स को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है कि भाई रुक जा, साइड वाले को भी पंप करने दे। तो ये भी धीरे धीरे पंप करेगा एंड ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आएगा, तो कंप्लीटली वेंट्रिकल की फिलिंग हो पाएगी। इसीलिए बोला इट अलाउज द वेंट्रिकल्स टू रिसीव ऑल द ब्लड फ्रॉम एट्रिया। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं सही है एक बार देख लेंगे। इट अलाउज द राइट एट्रिया टू रिसीव ब्लड फ्रॉम वीना केवा, नहीं, राइट एट्रिया तो ऑटोमेटिकली वीना केवा से ब्लड आ ही रहा था। ऐसे नोड का कोई लेना देना नहीं, एबी नोड का कोई लेना देना नहीं है उससे। एबी नोड, ऐसे नोड, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही है, राइट। इट अलाउज द एट्रिया टू रेस्ट, नहीं, एट्रिया तभी रेस्ट करेगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। इट अलाउज अ स्ट्रॉन्गर राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। मेन है कि लेफ्ट एट्रियम को इतना टाइम दे दो कि वो नीचे को भेज सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट के तरफ। आप सबके सामने है, मैं पोल स्टार्ट करी हुई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, उन्होंने रूट पूछा है कि इंपल्स कंडक्शन का रूट क्या है। तो पोल स्टार्ट कर देती हूँ 30 सेकेंड्स का आप सबके लिए, एंड पोल स्टार्ट हो चुका है। चलो जल्दी जल्दी आंसर कर दो। लैग प्रॉब्लम क्यों हो रही है? चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, है ना। ये थम्स डाउन क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा थोड़ी है थम्स डाउन करने के लिए। एक बार पूछती हूँ मैं सर से कि क्यों लैग हो रहा है। चलो मैंने पूछ लिया है सर से, टेंशन मत लो, इट्स ऑल राइट। मैंने पूछा है, आराम से इसका आंसर कर दो। चलो मैंने बताया हुआ है सर से, सर विल फिक्स इट, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने देख लिया लैग हो रहा है, मैंने बोला है उनको और फिक्स करेंगे। पहले प्लीज आंसर कर दो। वॉइस तो आ रहा है आई गेस, है ना। हाँ, 5-6 सेकेंड्स का लैग मुझे भी दिख रहा है। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेंगे इसका सही जवाब क्या है आप सबके लिए। लेट्स सी हियर। देखो स्टार्टिंग हमेशा ऐसे नोट से होगी, तो ये दोनों तो पहले ही चला गया, है ना। ऐसे नोट से पर्किंजे फाइबर्स डायरेक्टली, पर्किंजे फाइबर्स तो कहाँ, आउटर वॉल ऑफ वेंट्रिकल में होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हमें पता चल गया कि चलो फोर्थ ही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। ऐसे नोट से एबी नोट गया, एबी नोट से फिर बंडल ऑफ हिस जाएगा, बंडल ऑफ हिस से ब्रांचेस में जाएगा, है ना, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, देन उससे पर्किंजे फाइबर्स एंड देन फाइनली द हार्ट मसल। सो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब था। 81% बच्चों ने सही जवाब दिया, ऑलमोस्ट 82 होने ही वाला था। चलो देख लेंगे लीडर बोर्ड में। आशुतोष गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। निष्कर्ष, आदर्श, मोहित, अबीर, मोहसिन, तहसीन, कैफ, मुबाशिर एंड ओम, गुड जॉब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। अब लैग ठीक है? अभी तो आई गेस लैग ठीक ही है ना। ओके तो चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स मूव।
पेस मेकर ऑफ द हार्ट, कम ऑन, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन छाप के दे दिया है। चलो देखेंगे क्या है, ठीक है। पोल स्टार्ट कर रही हूं सबके लिए। पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा है? रैंक 42 है। किसका रैंक 42 है? नाम ऊपर चला गया। खुशी का 193 रैंक आया है। अंजी बताओ, और बताओ। निक्की और प्रिया ने यहाँ पे आंसर दिया। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग। कंचन ने भी आंसर दिया है। और देखते हैं, खुशबू ने भी आंसर दिया है। चलो पोल पे भी आंसर कर दो, रैंक भी आ जाएगा, लीडर बोर्ड पे भी नाम आ सकता है ना। ओके चलो, पोल खत्म होने ही वाला है। इट्स ओके, आप इतने भी लेट नहीं हो बेटा, आप ठीक है, बस 10 मिनट लेट हुए हो आप, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अभी तो हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले वाले क्लास का, एंड रिकैप भी हो रहा है। चलो पोल खत्म हो चुका है, देख लेंगे कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। 86। अरे इसमें तो 100% होना चाहिए था ना, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तहसीन, आशुतोष, तेजस्वी, आदर्श, रोहित, शवेज, मोहसिन, रितिका, नमिता, जैब, गुड जॉब। चलो देखते हैं। हम सबको पता है कि पेस मेकर वो आपका एसए नोड है, क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो इंपल्स कंडक्ट करता है, सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, तभी आपकी जो हार्ट है वो आपकी 70 to 70 बीट्स पर मिनट कर सकती है बीटिंग। एवरेज 72 है, बट ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स जनरेट करता है, इसीलिए ये पेस मेकर है। आगे बढ़ेंगे। अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एबी नोड कहां पे लोकेटेड है? हार्ट के कहां पे लोकेटेड है एबी नोड? पोल स्टार्ट कर रही हूं सबके लिए, 30 सेकेंड्स है, एंड जल्दी जल्दी आंसर कर दो क्विकली एवरीवन। शमशूल बोल रहा है उसका 31st रैंक है, नहीं 33rd रैंक मोहित का है। चलो बढ़िया, वेरी नाइस, गुड जॉब। जल्दी जल्दी, कम ऑन, खत्म ही होने वाला है, क्विकली। 99th रैंक है संजीव का, अच्छी बात है, वेरी नाइस। रैंक बताते जाओ, सब बच्चे रैंक बताते जाओ अपना, ठीक है। चलो पोल खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर कर दो। कहां पे है एवी नोड का लोकेशन, कहां पे है? अनुष्का पूछ रही है मैम टेस्ट कहां पे देना होता है? बेटा पीडब्ल्यू ऐप में ही देना होता है, वैसे भी वो टेस्ट फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी दे सकता है। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार आंसर देख लेंगे कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 59% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मोहसिन, तहसीन, आदर्श, कार्तिकेय, आशुतोष, अरशद, जमीर, प्रिंस, रोहित एंड ओम, गुड जॉब। तो हमने क्या देखा था, ये आपका राइट एट्रियम है ना, ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, एंड देन द वेंट्रिकल्स, करेक्ट। तो आपने क्या देखा था कि आपका एसए नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में है, एंड एबी नोड लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, दोनों ही राइट एट्रियम में है। एक अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और ये ठीक आपके एबी सेप्टम के ऊपर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है, तभी इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 लीटर होना चाहिए, not ml, I'm so sorry, this should be 5 लीटर, okay, 5 liters blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricular systole is 50 ml। मैंने ईडीवी एंड ईएसबी आपको पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये 2019 नीट का क्वेश्चन है बेटा, 2019 नीट का। अब आप पूछोगे मैम ईडीवी ईएसबी तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो एनटीओ को जाके बताओ, उन्होंने तो क्वेश्चन दिया था और मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। नाम साफ साफ पता चल रहा है, एंड डायस्टोल वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोल वॉल्यूम। आसान सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं पोल स्टार्ट कर देती हूँ आप सबके लिए। चलो 45 सेकेंड्स देती हूँ, आराम से करो, ठीक है। 45 सेकेंड्स दे रही हूँ, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है।
20th रैंक सानिया का, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। निकी का कोई आंसर आ चुका है, बहुत से। मयंक का 15th रैंक है, ये तो बहुत अच्छा रैंक है, वेरी नाइस मयंक, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। गुड मॉर्निंग शुभार्थी, हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू टू। 12th रैंक है, किसी का 12th रैंक भी आया, तनुष का 11th रैंक आया है। 5th रैंक, अच्छा 32nd रैंक आया है बहुत सारे बच्चों का। 12th रैंक अभिजीत का 29th रैंक है। 11th रैंक अनन्या का है। चलो इसका भी आंसर कर दो जल्दी जल्दी। 48th रैंक भी किसी ने बताया, नाम ऊपर चला गया। 19th रैंक भी कोई बता रहा है। रंजीता का 27th रैंक है, गुड जॉब। 18th रैंक भी किसी कोई बता रहा है। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार हम लोग देख लेंगे सही जवाब क्या है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। 58% बच्चों ने सही जवाब दिया है। रितिका, तहसीन, आशुतोष, अरशद, नमिता, कार्तिकेय, जैब, आस्था, ओम ठाकुरन, निशद, रोहित, निषाद, गुड जॉब। चलो मैं बता देती हूँ इन्होंने क्या बोला है। देखो कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था CO इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये देखा था कि नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा ही है कि हार्ट रेट कितना है ना, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट हमें ऑलरेडी बता दिया है 5 लीटर मतलब 5000 ml, ठीक है, 5000 ml हमारे पास है। हार्ट रेट हमारे पास नहीं है, और एसबी उन्होंने डायरेक्टली बोला ही नहीं है, उन्होंने ईडीवी ईएसबी बोल दिया है। क्या बोला है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ डायस्टोल, मतलब पूरा ब्लड ऊपर से वेंट्रिकल में आ रहा है ना, दोनों वेंट्रिकल में ब्लड ऊपर से आ रहा है। तो अब वो भर चुका है पूरा वेंट्रिकल, अब उसका डायस्टोल खत्म होने वाला और वो सिस्टोल स्टार्ट करने वाला है। तो डायस्टोल खत्म होने तक कितना ml ऑफ ब्लड है, यहाँ कितना बोला है, उन्होंने बोला है 100 ml, यूजुअली 120 ml होता है। अब ये पूरा भरपूर है ब्लड से, अब ये क्या करेगा, ये करेगा ESB, मतलब अब ये जो वेंट्रिकल है ये अपना ब्लड पूरा बाहर फेंक देगा। तो फेंकने के बाद, ब्लड को बाहर भेजने के बाद, हार्ट से इजेक्ट करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बचा हुआ है, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, खत्म हो गया, वो डायस्टोल स्टार्ट करने वाला है। तो सिस्टोल खत्म होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था, वो उन्होंने बोला है 50 ml, है ना। और हमें क्या पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिखती हूँ, जगह नहीं है ना इसीलिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू EDV माइनस ESV, है ना, माइनस ESV। तो हमें मिल जाएगा 100 माइनस 50, यस मिल गया, हमें 50 मिला। तो हार्ट रेट इंटू 50, है ना, और यहाँ पे क्या है 5000, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा हार्ट रेट इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई 50 करो, कितना हुआ 100 ml हो गया। तो हमें मिल गया 100 ml नहीं सॉरी 100 बीट्स पर मिनट, क्योंकि हार्ट रेट पूछा है ना। तो हमें मिल गया यहाँ पे हार्ट बीट्स। EDV ESV मैंने क्लास में बताया था, भूलना नहीं, ठीक है। ये 2019 नीट का क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ेंगे, क्लोजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द लाउडर साउंड ऑफ हार्ट बीट। हमने 2 साउंड पढ़ा था एंड इट वाज नॉट धक धक, धक धक नहीं होता है बेटा, कुछ और होता है, लव एंड डव, राइट। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, पोल स्टार्ट करेंगे इसका। 30 सेकेंड्स दे रही हूं, पोल स्टार्ट हो चुका है, आंसर कर दो। सबसे लाउडेस्ट वाला कौन सा था, लव और डव में से, क्विकली। अरुण पूछ रहा है मैम आप नवरात्रि रखती हो क्या। नवरात्रि को मैं रखूं कैसे, नवरात्रि तो भगवान का है, मैं कैसे रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ, जो पूजा वगैरह बचपन से देखा हुआ है वही करते हैं हम भी, क्यों नहीं करेंगे। करती हूँ मैं आज आप सबसे बात, एक बार थोड़ा सा आज क्लास खत्म हो जाए फिर मैं बात करती हूँ, टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है कि मैम मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट आज से किया है लेकिन एंड कल मत कर देना, कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या बोला है और हम लोग आंसर देख लेंगे एक बार। 19% बच्चों, अच्छा नहीं करेक्ट, मैंने गलत किया, सॉरी दिस इज माई फॉल्ट, मैंने गलती से सेकंड की जगह थर्ड लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, सॉरी बेटा सॉरी। चलो कोई बात नहीं,
सेमी ल्यूनर वाल्व बिल्कुल सही जवाब है। देखो दो साउंड होता है ना, लब एंड डब। वो मेरे पेन के मिस्टेक की वजह से सेकंड की जगह थर्ड लग गया, चलो कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर आपने सही जवाब दिया होगा। तो लब में क्या होता है, हम लब जो साउंड है वो थोड़ा सा स्लो पिच वाला साउंड है, ये बहुत ही लो पिच का साउंड होता है ना, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो एवी वाल्व है वो क्लोज होता है। तो यहाँ देखो ये तीन ऑप्शन जो है ये सारे ही एवी वाल्व है, अलग अलग नाम है ना। मिट्रल वाल्व जिसका दूसरा नाम है बाइकास्पिड वाल्व, वो एवी वाल्व का पार्ट है। ट्राइकास्पिड वाल्व वो भी एवी वाल्व का पार्ट है, और एवी वाल्व तो लिखा है। तो अगर बच्चे को आंसर पता भी नहीं है कॉन्सेप्ट का, तो भी वो समझ सकता है कि आंसर में एक ही है जो अलग है, तो यही आंसर होना चाहिए, राइट। तो सेमील्यूनर वाल्व जब बंद होता है, सेमील्यूनर वाल्व कब बंद होगा, जब आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, राइट, डायस्टोल पे जाने लगा है। वो थोड़ा सा हाई पिच्ड साउंड होता है ना, वो थोड़ा सा हाई पिच साउंड है, इसीलिए लाउडर साउंड, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, ये साउंड थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। तो इट्स एक्चुअली लब एंड डब। तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो गया आप सब बच्चों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, पिछले से पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया आपको कार्डियक आउटपुट का। तो चलो पोल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। वीडियो कॉल मैं सोच रही हूँ करूंगी। हाँ मोहम्मद बोल रहा है कम्युनिटी में आपका अरे मैं ना कम्युनिटी खोल ही नहीं पाई यार, मैं इतनी बिजी हो गई थी ना, सॉरी यार, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास ये सब के चक्कर में ना मैं बिजी हो गई, फिर मैं ना कम्युनिटी पोस्ट खोलना भूल गई। बहुत सारे बच्चों का तो मैंने आंसर किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, और वो भी मैंने वॉइस मैसेज करके आंसर किया था। तो आई होप आपने सुना होगा। दूसरों के भी क्वेश्चंस चेक कर लिया करो, ताकि आपको अगर वो सेम क्वेश्चन है तो आंसर भी मिल जाए वॉइस में। तो मोहम्मद मैं बेटा आपका देख लूंगी जाके, आई प्रॉमिस, ठीक है, मैं घर जाके एक बार देखती हूँ, टाइम नहीं मिला था ना। मैं मोस्टली शाम के वक्त या रात के वक्त चेक करती हूँ, क्योंकि पूरा सुबह मेरा पैक्ड रहता है ना। हैप्पी दुर्गा पूजा बेटा। वीडियो कॉल करना है, रुको थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करती हूँ, पहले पढ़ तो ले, अभी तक तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया हमने, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखेंगे कि क्या बोला है, कार्डियक आउटपुट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेट्स सी, 40% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लेट्स सी हियर, 54 बच्चे ने बोला ये। आप सही हो बेटा, आप सही हो, लेकिन कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन क्या है? द ब्लड पंप्ड बाय हार्ट एवरी मिनट, ईच मिनट में आपके हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया है। तो ये गलत बात थोड़ी है, ये भी तो सही है ना। ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। एक सेकेंड में आपका, हर एक कार्डियक साइकिल में आपका 70 स्ट्रोक वॉल्यूम था। ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम कितने में होती है? एक कार्डियक साइकिल में। एक कार्डियक साइकिल को कितना टाइम लगता है? एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड लगता है। तो इन्होंने कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन ही है द ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन ईच मिनट बाय ईच वेंट्रिकल, दैट इज योर इनटू हार्ट रेट। तभी तो हम 72 ऐड करते हैं, जो एक मिनट में 72 बीट्स होती है। तो ये दोनों ही करेक्ट हो गया ना, तभी तो फोर्थ आंसर होगा। देखो इन सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। मोहसिन एंड टॉप मोस्ट आए हैं, मोहम्मद सामी, देन अभिनव, देन अर्शद, देन आशुतोष, तहसीन, रितिका, आदर्श, जमीर, जैब, गुड जॉब। ठीक है, तो दोनों आंसर होगा। अब गलत तो नहीं होगा ना? आपने सारे ऑप्शन देखा ही नहीं? वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो तुम। और मतलब स्वागता मैम का नाक कटवाते रहो आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां गया? इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा, यही पूछा गया है। पोल स्टार्ट करूंगी सारे बच्चों के लिए, एंड पोल स्टार्ट हो चुका है। चलो अच्छे से पढ़ के आंसर कर दो। थैंक यू बेटा, आई नो आई एम स्वीट, थैंक यू सो मच। ये स्वीटनेस का फायदा उठाते हो आप लोग, पता है, आपसे मैं स्वीट नहीं बनूंगी। ट्वेल्थ रैंक है, श्वेता का 12th रैंक है। अच्छा रैंक है बेटा, बहुत अच्छा रैंक है, वेरी नाइस। अच्छा आप लोग चाहते हो कि मैं डांटू आपको, है ना? कम ऑन मैन, एक ही तो टीचर अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, आप उसको भी आप फायदा उठाओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा मैं क्यूट हूँ, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है यार। चलो मंडे को आने के बाद आप लोग मेरा मंडे ब्लूज खत्म कर देते हो। आई फील लाइक कमिंग टू ऑफिस ऑन मंडेज।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेंगे क्या पूछा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? ये आपका राइट वेंट्रिकल था, है ना, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो यहाँ पे आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगी? एओर्टा से पूरे बॉडी में आएगी, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एओर्टा से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो क्या देखेंगे? पंप्ड इनटू द एओर्टा, एओर्टा नॉट डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लड इनटू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, करेक्ट। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है किसके पास? लंग्स के पास, है ना। ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगा लंग्स के पास, और ये कौन लेके जा रहा है? एओर्टा लेके जा रहा है पूरे के पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। एक बार देख लेंगे कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। 30% बच्चों ने। क्यों भाई, क्या गलती हो गई? मोहम्मद तहसीन, अरशद, आशुतोष, आरिद, आस्था, जमीर, जैब, प्रिंस, अजिंक्य, रजत। ठीक है, गुड जॉब बेटा। आप बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में कैसे जाएगा? पल्मोनरी वेन से तो लंग्स से ब्लड आ रहा है ना, वेंट्रिकल से थोड़ी जा रहा है। लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन और आपके लेफ्ट एट्रियम में जाके ओपन होता है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दैट इज ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स बताया था। और ये लीड्स कहाँ कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है वो आपको ढूंढना है आंसर में। मैं पोल स्टार्ट करती हूँ। बाय द वे ये सारे होमवर्क के क्वेश्चंस थे, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप अच्छे से सॉल्व करके मिस्टेक्स ढूंढ के निकाल के लाओगे। शशि का 13th रैंक आया है, गुड जॉब। समशूल का 19th रैंक आया है, अच्छी बात है बेटा। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। हेयर स्टाइल पे तो कमेंट ही मत करो बेटा, इतने हेयर लॉस हो रहा है कि पूछो मत, बुढ़ापा आ गया मेरा। चलो पोल खत्म होने वाला है, फटाफट से आंसर कर दो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो टीवी में तो देखा होगा लीड कहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेंगे। तो यूजुअली जो आपकी लीड्स है, 3 लीड्स होती है, वो दोनों रिस्ट में कनेक्ट किया जाता है ना। मैंने बताया था लीड्स कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोड्स है, और एक आपके लेफ्ट एंकल में कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बोथ एंकल्स नहीं, बोथ रिस्ट होना चाहिए। चेस्ट में एक नहीं, चेस्ट में कम से कम 5 से 7 लीड या 10 लीड भी लगा सकते हैं। वो इलेक्ट्रोड्स है, वो चेस्ट पे लगता है ना। आपने देखा होगा चेस्ट पे हर रिब्स के बीच बीच में लगाते हैं, और वहां पे कौन सा मलहम लगाते हैं? AgCl2, सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि उससे अच्छे से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट था। एक बात देख लेंगे। यस, 68% बच्चों ने सही जवाब दिया है। राइट एंकल नहीं बेटा, लेफ्ट एंकल है ना, लेफ्ट एंकल। चलो कैफ, आदर्श, तहसीन, अरमान, आशुतोष, अरशद, जमीर, यश, सिद्धार्थ एंड रितिका। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, which one of the following is not represented by the waves? इसमें से कौन सा ECG में नहीं आता है, ECG में कैच नहीं होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन पोल स्टार्ट कर दूंगी, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। नाइनटीन्थ रैंक है डॉक्टर नित्या का, वेरी नाइस, गुड जॉब। विनय का है 50th रैंक। बेटा वीडियो कॉल करूंगी ना अगर क्वेश्चन के बाद, तो वीडियो कॉल ही करती रह जाऊंगी और आज का टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं करूंगी थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स अभी आने वाले हैं ना, छोटे छोटे चैप्टर्स, है कि नहीं? तो जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और वीडियो कॉल के लिए रखूंगी। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेंगे सही जवाब क्या है। 43% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मोहित, कार्तिकेय, जफर, तहसीन, अभिनव,
मुबाशिर, आदर्श, प्रिंस, सिद्धार्थ, आस्था। गुड जॉब। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं आता है, हमने क्या देखा था, पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। देन क्यूआरएस, क्यूआरएस किसके लिए होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड देन रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो एट्रिया का तो दिखा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्हेन द हार्ट रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं, 100 बीट से अगर ज्यादा हुआ आपकी हार्ट बीट, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, 30 सेकेंड्स है, क्विकली क्विकली, हमें टॉपिक स्टार्ट करना है आज, हमें डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ना है, एंड डिसऑर्डर्स पढ़ना है। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, क्विकली एवरीवन। और कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सोच रही हूं नए चैप्टर में लाइव नहीं आऊं मैं, मिस करोगे क्या मुझे अगर मैं लाइव नहीं आई तो? आ जाऊंगी, मजाक कर रही हूं। नहीं नहीं बेटा, ओल्ड क्यों नहीं हो सकती मैं, अरे ओल्ड, बीइंग ओल्ड इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में नहीं पढ़ा, सेनेसेंस आ ही रहा है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, जन्म हुआ है तो सेनेसेंस भी होगा, दैट मीन्स एजिंग, प्रोग्रेस ऑफ एज। ठीक है, तो पोल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेंगे सही जवाब क्या है। 52% बच्चों ने सही जवाब दिया है, यस इट इज टैकीकार्डिया, है ना, टैकीकार्डिया अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट अगर होता है, राइट, और ब्रैडीकार्डिया मतलब अगर लेस देन 60 अगर हुआ, तो यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया मतलब लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। एवरेज क्या है, 72 है, तो दैट इज ब्रैडीकार्डिया। ल्यूकोपीनिया क्या है, अगर आपके बॉडी में WBC का काउंट कम हो गया तब होता है ल्यूकोपीनिया। एंड कार्डियक अरेस्ट तो एकदम डेड, ठीक है, मतलब कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो पोल्स खत्म हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अब, अच्छा 11th रैंक है, मैं अमीशा बोल रही हूँ, उसका 11th रैंक है। ओके, तो अब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ रखूंगी, फिर मैं ऑन कर दूंगी, फिर अच्छे से बात करेंगे, है ना। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ बेटा आप लोगों को, आज के होमवर्क के लिए अच्छे से सॉल्व करो। होमवर्क देने का मतलब ही ये है कि आप घर जाके सॉल्व करो, और यहाँ पोल में आपको एटलीस्ट 90 से ऊपर मुझे परसेंटेज मिले, और मुझे बहुत लोगों का नाम लीडर बोर्ड में दिखे, ठीक है। ओके, तो इसीलिए बेटा होमवर्क मैं पहले ही देती हूँ। और आपके पास अनसॉल्व है ना, अभी आप मांग रहे थे ना मुझसे कि मैम अनसॉल्व वाला दे दीजिए पेपर में, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन PDF, तो ये अनसॉल्व भी तो होगा। अभी जो होमवर्क आज दूंगी वो अनसॉल्व ही रहेगा, कल उसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। चलो, तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बात करूंगी मैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बंद कर रही हूँ ताकि फास्ट हो जाए। टाइम मिलेगा तो ढेर से सारी बातें करेंगे एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ध्यान से सुनो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आएगा डबल सर्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक बढ़िया सा टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन में हम ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अलग अलग ब्लड वेसल्स। देखो बेटा, जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स है, तभी तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है ना। तो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको कौन कौन से ऑर्गन्स दिख जाएंगे, हार्ट के बारे में हमने सब पढ़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा हार्ट निचोड़ लिया हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्लड एक ऑर्गन है आपका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड के बारे में भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसकी कॉम्पोजिशन, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, सब पढ़ लिया। फिर अब बचा हुआ है ब्लड वेसल, ये भी तो एक ऑर्गन आता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट है वो हमेशा 72 बीट्स पर मिनट थोड़ी रहता है, वो कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, फॉलोड बाय डिसऑर्डर्स। ठीक है, आज हम डिसऑर्डर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक हो जाएगा फिनिश, खत्म। ठीक है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ब्लड वेसल, ये जो ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसे समझना होगा। तो ध्यान से अच्छे से समझो, प्यार से समझाऊंगी हमेशा की तरह। देखो, ब्लड वेसल हमेशा 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स आपको दिखेंगे। मेजर जो होता है,
एक तो आर्टरी आपको दिखेगी, दूसरी आपको दिख जाएगी कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज, एंड तीसरी जो है वो है वेन, राइट, वो है वेन। याद रखना कि जो आपकी कैपिलरीज है, ये मैंने लिखा ही है कैपिलरीज मतलब प्लूरल, ये कई सारे होते हैं और इसी की ब्रांचिंग से आपकी कैपिलरीज बनती है। आपने ये डायग्राम तो कई बार देखा होगा, है ना, ये डायग्राम मैंने कई बार क्लास में बनाया है कि आर्टरीज ने क्या किया, ये बड़ी आर्टरी है, इसने बनाया आर्टेरियोल, है ना, ये मैंने क्लास में कई बार आपको बताया है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ऐसा ही देखते हैं, इसने क्या बनाया, आर्टेरियोल्स, है ना। आर्टेरियोल्स कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। ये एक ऑर्गन, आराम से आर्टरी घूम रही थी आपके ब्लड से निकल के, फिर अचानक से उसको एक ऑर्गन दिख गया, उसने सोचा अरे यार ये बेचारा ऑर्गन, इसको भूखे प्यासे थोड़ी मारेंगे, चलो इसको खाना दे के आते हैं थोड़ा सा, है ना, गैसेस दे के आते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे के आते हैं, तो वो उस ऑर्गन के पास जाके ब्रांच बना लेगी, अपनी कई सारी शाखाएं बना लेगी और आर्टेरियोल। लेकिन ये शाखा बनने के बाद वो देख रही है कि यार तभी भी मैं अपने न्यूट्रिएंट्स जो मैं अपने अंदर कैरी कर रही थी, न्यूट्रिएंट, वो मैं बाहर फेंक ही नहीं पा रही हूँ जो ऑर्गन है उनके पास, क्योंकि मेरी वॉल इतनी थिक है। तो उसने क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी और पतली सी ब्रांचेस बना देती हूँ। तो उसने बना दिया क्या, उसने बनाया कैपिलरीज, उसने बना दिया कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इतनी थिन होती है कि इसके थ्रू ब्लड आसानी से मूव करेगा, ब्लड डिफ्यूज होगा, कहां पे, ऑर्गन में डिफ्यूज होगा, है ना, ब्लड ऑर्गन में इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऑर्गन मतलब यहाँ पे सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स के टिश्यूज एंड सेल्स है, तो अचानक से आपके सेल्स एंड टिश्यूज को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेगा, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज, यही है आपकी कैपिलरीज। तो हम क्या जानते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस ऑलवेज अकर्स एट कैपिलरी लेवल, है कि नहीं। फिर हमने क्या देखा कि ठीक है, इसने तो ब्लड दिया था, लेकिन ब्लड के बदले कुछ चीजें इसने वापस भी तो लिया, ब्लड से कुछ चीजें वापस भी तो लिया। कौन सी चीजें वापस ली उसने, सॉरी, कौन सी चीजें वापस ली उसने, उसने वापस लिया कुछ CO2, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो इसको वापस भी तो लेके जाना है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस ले जाने के लिए फिर आ जाएगा कौन, एक और ब्रांचेस, ये कुछ ब्रांच बनेगी जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल, है ना, वेन्यूल, एंड वेन्यूल्स मिलके बनाएंगे वेन्स। ये होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट हमें मेजरली देखना है इन तीनों को, किसको देखना है, हमें आर्टरी को देखना है, कैपिलरीज को देखना है ना, और वेन को देखना है कि इनको अगर मैं अंदर से देखूं तो कितनी थिक है, कितने सारे लेयर्स है इसमें, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले क्यों ना मैं यहाँ पे आप सबके लिए एक बात बता देती हूँ, सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज कैसे दिखती है, और यहां मैं बनाऊंगी वेन, यहां पे मैं बनाऊंगी वेन्स कि कैसे दिखेंगे वो। तो सबसे पहले आर्टरी बनाती हूं, चलो, ठीक है, आर्टरी बना लेती हूं। तो ये है आर्टरी, ठीक है, ये है आर्टरी, ठीक है, एंड ये है वेन, ये है वेन। सबसे आउटर मोस्ट जो आपको दिखता है ये लेयर, बेटा सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ठीक इसके नीचे आपको मिल जाता है एक और लेयर, ठीक है, एक और लेयर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा थिक होता है वो लेयर, चलो इससे बना देती हूँ, थोड़ा सा थिक लेयर होता है, यहाँ पे बनाती हूँ। एक मिनट,
बन गया, ठीक है, थिक लेयर। इस थिक लेयर का नाम क्या है वो भी बता दूंगी मैं आप सबको। ये यहाँ पे एक लेयर है, थोड़ा सा टाइम दे दो और मैं अच्छे से बना के बताती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, फाइन, चलो यहां भी बना लेते हैं। ये जो लेयर मैं बना रही हूँ ना पिंक कलर से, ये बना हुआ होता है एक मसल से, ठीक है। कौन सा मसल? हमने 3 तरह का मसल पढ़ा था, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। तो ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से, ठीक है, ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से। तो इसका नाम क्या है, थोड़ा सा और थिक कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा और थिक कर देती हूँ, कलर डार्क। ठीक है, थोड़ा और डार्क हो गया, चलो बढ़िया। ये जो लेयर आपको दिख रही है, दिस इज दी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ओके, दिस इज ट्यूनिका मीडिया। यहां भी प्रेजेंट है ट्यूनिका मीडिया, दोनों में ही आपको प्रेजेंट दिखेगी ये ट्यूनिका मीडिया। तो यहां लिख देते हैं दिस इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है वो बनी हुई किससे है? स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है। और हमने क्या पढ़ा था कि स्मूथ मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पढ़ा था ना एनिमल टिश्यू में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा इनवॉलेंटरी फंक्शन करता है। तो आपके ब्लड में, ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर होगा वो ब्लड का, वो कौन डिसाइड करेगा कि अगर मैंने सपोज ये जो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो नैरो हो जाएगा ये अंदर का जो ल्यूमेन है, तो ब्लड बहुत फोर्स से जाएगा प्रेशर के साथ। और अगर मैंने इसे रिलैक्स कर दिया, डायलेट हो जाएगा। यूजुअली हम क्या देखते हैं, वो आपका प्रेशर स्लो हो गया, लाइट हो गया, लो प्रेशर हो गया। सो ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरीज का है वो काफी थिक है, आप बहुत ही थिक सा ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज में देखोगे, लेकिन वेन्स में वो थोड़ा कम है, पतला सा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आपका लेयर आता है दैट इज दी एंडोथेलियम, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। तो यहां पे आपको दिख जाएगा ट्यूनिका इंटीमा, ये है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा किससे बना हुआ होता है? ट्यूनिका इंटीमा इज मेनली मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है, राइट। सो दिस इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम। एक और छोटा सा काम मैं करूंगी, एक मिनट, हाँ, एक छोटा सा काम मुझे करना है, वो है ये थोड़ा और थिक लेयर मुझे बनानी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और थिक लेयर बनाना पड़ेगा, कुछ गलत नहीं है, सब सेम है, टेंशन मत लो, बस थोड़ा मुझे थिक लेयर बनाना है। ठीक है, फाइन, अब बनाते हैं। तो ये है ट्यूनिका इंटीमा, ये है ट्यूनिका इंटीमा, फाइन। तो ये जो ट्यूनिका इंटीमा है ये किससे बनी हुई है? दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम लेयर, ये है एंडोथेलियम, ठीक है, ये है एंडोथेलियम। किस चीज से बनी हुई है एंडोथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम से, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। तो ये हो गया आपका मोस्टली किसका, ये आर्टरीज एंड वेन्स की डिफरेंसेस। अब एक चीज देखो, ये जो अंदर ल्यूमेन है, ये अंदर जो आपको ल्यूमेन दिखती है मतलब खाली जगह, ल्यूमेन मतलब खाली जगह। तो इस ल्यूमेन के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पे जो ल्यूमेन है वो नैरो है, ल्यूमेन इज नैरो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ल्यूमेन इज नैरो। ये ल्यूमेन नैरो क्यों है? क्योंकि इनकी ट्यूनिका मीडिया थिक है ना। ट्यूनिका मीडिया इज थिक, इसीलिए ल्यूमेन जो है वो नैरो है। नैरो ल्यूमेन की वजह से क्या हो गया? वॉल्यूम मोर, वॉल्यूम लेस, ठीक है, वॉल्यूम इज लेस, कम अमाउंट ऑफ ब्लड ये होल्ड कर पा रहा है, इसीलिए प्रेशर हाई है। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज हाई, ठीक है। एंड जो वेन्स है इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है ल्यूमेन इज वाइड, ल्यूमेन इज वाइडर,
आपको वाइडर ल्यूमेन दिख रही है, बहुत चौड़ी ल्यूमेन दिख रही है, ज्यादा जगह है। ये इसीलिए है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया इसका बहुत ही थिन है। ट्यूनिका मीडिया इज थिन, इसमें बहुत ही थिन लेयर है, जिस वजह से वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड का, ज्यादा वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम मोर, प्रेशर लेस, वॉल्यूम मोर एंड प्रेशर इज लो, प्रेशर लो है इसमें। सो यही सिर्फ आपकी आर्टरीज एंड वेन्स का फंक्शन नहीं है। आर्टरीज एंड वेन्स की ये तो कुछ हिस्टोलॉजी में डिफरेंस है, उनके टिश्यू स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, कुछ और भी डिफरेंसेस होती है। जो आर्टरीज होती है इट ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये आर्टरीज क्या करती है, यहां पे मैं लिख देती हूं, इट ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है। कहां दूर लेके जाएगी, ज्यादा दूर नहीं, ये आपके हार्ट से ब्लड को या तो बॉडी में लेके जाएगी या लंग्स में लेके जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी कहां पे लेके जाती है, आपके ब्लड को हार्ट से लेके जाती है लंग्स के पास, है ना। और आपका जो एओर्टा है वो भी एक मेजर आर्टरी है, वो आपके हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है, बट हमेशा हार्ट से दूर ही जा रही है। वेन्स का काम क्या है, it always carries blood towards the heart, always carries blood towards the heart, ठीक है, towards the heart। अब आप पूछ सकते हो कि मैम मैं डीऑक्सीजनेटेड बोल नहीं सकती कि all veins carries deoxygenated blood या arteries always carry oxygenated blood? No, there are exception, most आपकी oxygenated blood except पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेन्स में ऑल वेन्स, मोस्ट वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक और बात याद रखना, वेन्स में आपको हमेशा वाल्व दिखेगा, आर्टरीज में वाल्व नहीं दिखता है, जरूरत नहीं है वाल्व की। इसमें प्रेशर इतना लो होता है ना कि ब्लड की बैक फ्लो हो सकती है, ब्लड एकदम धीरे धीरे सुस्त मस्त चाल में जा रहा है, तो हो सकता है जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब आपके पूरे नीचे पैरों से, आपके नीचे वाले बॉडी से जब वीना के ब्लड को लेके आ रहा है हार्ट में, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, नॉट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो हो सकता है ऐसे धीरे धीरे ब्लड जब मस्त चाल में जा रहा है, सुस्त चाल में जा रहा है, नॉट मस्त, ठीक है, तो हो सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते जाते बैक फ्लो हो जाए। उसे प्रिवेंट करने के लिए वाल्व प्रेजेंट होता है आपके वेन्स में। तो आर्टरीज और वेन्स में मैंने कुछ डिफरेंसेस यहाँ आप सबके लिए मैं बना के लाई हूँ, ये अच्छा सा एक ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट, ताकि एकदम दिमाग में बस जाए। तो आप आर्टरीज में देखो, ये डीप सीटेड है। डीप सीटेड मतलब आपको पता है ना, जब इंजेक्शन देते हैं तो वो वेन में दिया जाता है, आर्टरीज में नहीं देते। आर्टरीज बहुत नीचे की तरफ प्रेजेंट है, एकदम डीप विद इन द कनेक्टिव टिश्यू। उतना डीप तक जाने के लिए आपको दर्द ज्यादा होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी एंड हार्म हो सकता है आपके बॉडी को। तो हमेशा सुपरफिशियली दिया जाता है ना। तो सुपरफिशियली कौन सा ब्लड वेसल है, आपका वेन्स है, दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड, ठीक है। अगर आप बात करो ब्लड की, तो ब्लड आपकी जो आर्टरीज है वो मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ही कैरी कर रही है, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी वेन्स मोस्टली कैरी करती है, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन, है ना, क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये हमेशा ब्लड को कैरी इट अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज वेन टुवर्ड्स द हार्ट। वॉल जो होती है आर्टरी की थिकर होती है, इनकी थिनर होती है। ट्यूनिका मीडिया भी थिकर होगी, थिनर होगी, अभी मैंने अभी जस्ट बताया, है ना। इलास्टिक लैमिना अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आप ना चाहो तो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपकी मतलब आपके सिलेबस के बाहर है, बट मैंने फिर भी इसीलिए लिखा था क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल है ना वो इलास्टिसिटी शो करती है, ठीक है, ध्यान रखना, वो इलास्टिसिटी शो करती है ब्लड वेसल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि इनका जो ल्यूमेन है आर्टरीज का वो नैरो है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि नैरो ल्यूमेन इसीलिए क्योंकि थिक ट्यूनिका मीडिया है, इनका थोड़ा सा वाइडर है। वाल्व्स इसमें एब्सेंट है, इनमें प्रेजेंट है। आपको इस तरह से वाल्व्स दिखेंगी, दीज आर द वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ये वाल्व्स क्यों प्रेजेंट होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है,
तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी है। अगर कोई पूछे कि मैम आपने तो 3 ब्लड वेसल मेजरली लिखा था, कैपिलरी, तो कैपिलरी में क्या होता है? तो अगर हम कैपिलरी का डायग्राम देखना चाहे तो कैपिलरी बहुत सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। कैपिलरी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? कैपिलरी में आपको सिर्फ और सिर्फ यही ट्यूनिका इंटीमा ही दिखेगा, ओनली ट्यूनिका इंटीमा एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है आपकी कैपिलरी। थोड़ा थिन बनाया मैंने, छोटा सा है कैपिलरी, है ना, ब्रांचिंग से बनती है। तो आपको क्या दिखेगा? दीज आर एंडोथेलियल सेल्स, मतलब वही स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियल सेल्स एंड उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथेलियम क्या है? आपकी एपिथेलियम सेल है, एंड एपिथेलियम सेल हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है। पढ़ा था ना हमने एनिमल टिश्यू में, देखो हर जगह पे एनिमल टिश्यू काम आ रहा है कि नहीं। तो ये आपकी कैपिलरी है, इसमें आप क्या देखोगे? ओनली ट्यूनिका इंटीमा, ओनली ट्यूनिका इंटीमा इज प्रेजेंट, ठीक है, ओनली ट्यूनिका इंटीमा। तो ये किस चीज का डायग्राम है? ये है कैपिलरी का डायग्राम, है ना। और कैपिलरी क्या करता है? इट यूजुअली हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सो कैपिलरी कहां पे होता है? सो कैपिलरी occurs at tissue level, at tissue level। किसी भी ऑर्गन के अंदर घुस के वहां पे उसके टिश्यूज में कैपिलरी बना देगा। क्यों बनाएगा? at tissue level for diffusion of gases and nutrients to the cells, nutrients to the body cells, ठीक है, to the body cells। बस, तो ये आपकी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी सारी हो गई। ये सिंपल सा डायग्राम है, नथिंग मोर। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार बच्चों से बात कर ली जाए। बहुत देर तक बात नहीं किया मैंने, आई वॉज मिसिंग यू ऑल, ठीक है। ये क्लियर, एकदम इजी पीजी चीज है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल सी चीज है ना। तो हमने ये भी मैंने आप सबके लिए बना दिया ताकि आपको एक बार आप ये भी पढ़ सकते हो या ये भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा 1-2 पॉइंट और लिख देती हूँ आप सबके लिए, अगर वो क्लियर नहीं है। वाल्व्स प्रेजेंट, ठीक है, वाल्व्स प्रेजेंट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे वाल्व्स की जरूरत नहीं है, वाल्व एब्सेंट, वाल्व एब्सेंट। इतना ज्यादा प्रेशर है कि बैक फ्लो होगा ही नहीं, पीछे से और ब्लड आके धक्का मारेगा। सपोज सामने वाले ब्लड ने सोचा चलो बैक फ्लो करते, पीछे से बहुत प्रेशर से ब्लड आएगा, उसको लेके चला जाएगा। जैसे मुंबई लोकल ट्रेन में होता है ना, आप ना चाहो तो भी आप किसी गलत स्टेशन में उतर जाओगे भीड़ की तरह। एनीवे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट डबल सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन। हाँ जी बेटा, क्लियर है? वेरी नाइस, गुड जॉब। यही तो मैं चाहती थी कि क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा बंद करती हूँ, फिर बाद में बात करेंगे, है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, फिनिश करके फिर बात करेंगे अच्छे से, है ना। चलो, डबल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, इसलिए डबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में, याद है? मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन मैमल्स में आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखेगा, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में आपको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखेगा, और फिशेस में आपको सिंगल सर्कुलेशन दिखेगा। तो डबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 बार हार्ट से ब्लड गुजर रही है। द ब्लड फ्लोज थ्रू और पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। कैसे ट्वाइस? चलो यहां देख लेते हैं ट्वाइस कैसे। तो हम स्टार्ट करेंगे मेनली फ्रॉम द राइट, एक मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, एक बार याद करो जो डायग्राम मैंने क्लास में आप सबके लिए बनाया था हार्ट का, है ना, ब्यूटीफुल डायग्राम्स बनाए थे। तो हमने क्या देखा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, कौन सी ब्लड मूव कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है कि नहीं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखोगे मूव कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करते हुए कौन लेके जा रहा है? एओर्टा लेके जा रहा है, राइट। एओर्टा लेके जा रहा है इस ब्लड को। और कहां पे लेके जा रहा है? एक मिनट, दूसरे कलर से लिखती हूँ। एओर्टा लेके जा रहा है कहां पे? बॉडी में, आपके पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट every part of the body, part of the
बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स में नहीं लेके जा रहा है ये, ठीक है, लंग्स ऊपर है, एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऊपर तो ब्रेन भी है, ऊपर तो आपके दोनों हार्ट भी है, अगर आप हार्ट की पोजीशनिंग देखो यहाँ हार्ट प्रेजेंट है, नीचे तो एओर्टा लेके ही जा रही है, लेकिन एओर्टा का एक आर्च था याद है, वो आर्च आपके दोनों हाथों को भी दे रहा है, नेक को दे रहा है, हेड को दे रहा है। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को प्रोवाइड करता है ब्लड, आपके हेड को प्रोवाइड करता है ब्लड, तो सबको ब्लड जा रहा है, सिर्फ लंग्स के क्यों, लंग्स में क्यों नहीं जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो देखते हैं। एनीवे अब बॉडी में क्या हुआ, ये सारे ब्लड चले गए, अब बॉडी में जाके क्या होता है, कैपिलरी फॉर्मेशन होगा, कैपिलरी एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज का मतलब ही है लेना और देना दोनों ही। उसने दिया क्या था, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया था, न्यूट्रिएंट्स दिया था, और लिया क्या है वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो यहाँ पे मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लिख दूंगी, ठीक है। ये है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करके लेके जा रहा है आपके बॉडी से, वीना केवा, वीना केवा, याद है वीना केवा दो होती है, एक आपकी सुपेरियर वीना केवा जो ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ला रही है, इंफीरियर पूरे लोअर बॉडी से लेके आ रही है, इंफीरियर थोड़ा मोटा होता है, इतना सारा ऑर्गन से लाना पड़ता है ना उसे ब्लड। वीना केवा से ब्लड कहां पे आएगा, सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में, है कि नहीं, राइट एट्रियम में। तो यहां पे देखो आपका दोनों ही है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही है, लेकिन पार्टिसिपेट इसमें मेनली आपकी बॉडी कर रही है ना, बॉडी से ही सारा लेना देना हो रहा है। बॉडी के टिश्यूज में ही आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, टिश्यू लेवल में ये सारी चीजें आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक मिनट, छोटी सी चीजें लिख रही हूं यहाँ पे, देयर इज डिफ्यूजन और एक्सचेंज, नहीं ये दूसरे पेज में लिख दूंगी, यहाँ पे उतना अच्छे से जगह नहीं है ना, तो दूसरे पेज में लिख दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो। एनीवे तो ये सारी चीजें आपकी अभी राइट एट्रियम तक चली गई। अब राइट एट्रियम से हम क्या देखते हैं कि पल्मो, यू नो ऑफ कोर्स आपके राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, है ना, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया राइट एट्रियम से, किसके थ्रू गया ये ब्लड, किसके थ्रू गया ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके राइट एट्रियम में आया था वही गया नीचे वेंट्रिकल के पास, है ना। कौन लेके गया इसको, वाल्व्स, है ना, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स, तो हम एवी वाल्व्स लिख देंगे, है ना, एवी वाल्व्स लिख देंगे, वही ओपन हुआ था, फिर ब्लड गया था आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां पे मैं लिख देती हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, कैरी करके कहां पे ले जाएगी, आपके लंग्स के पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी, यहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में आप देखोगे ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था इसका ऑक्सीजनेशन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया, अच्छी बात है। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस आपके बॉडी में आएगी, कहां पे, हार्ट में आएगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कहां पे आ रही है, किसके वाया आ रही है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, कहां पे, आपके लेफ्ट, आई एम सो सॉरी, राइट वेंट्रिकल, हाँ लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ड्रेन होगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड था ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसने ड्रेन किया, कैसे ड्रेन किया है, एबी वाल्व के थ्रू होगा, अगेन एबी वाल्व के थ्रू होगा। कौन सा एबी वाल्व, आप सबको पता है ये है बाइकास्पिड, यहाँ ट्राइकास्पिड। अगर आप चाहो तो मैं एबी वाल्व ना लिख के यहाँ पे ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड भी लिख सकती हूँ, है ना, ये हो जाएगा आपके बाइकास्पिड या मिट्रल, बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू
और यहां लिख देती हूँ ट्राइकास्पिड। तो हमें पोजीशनिंग भी याद हो गई ना कि कहां पे प्रेजेंट है ये दोनों वाल्व। अब देखो 2 बार हार्ट गुजर रही है, आप सॉरी 2 बार ब्लड गुजर रही है हार्ट से। एक बार आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गई, बॉडी से फिर हार्ट में वापस आ गई। ये दोनों ही हार्ट का पार्ट है ना, दोनों ही हार्ट का पार्ट है। यहां भी देखो एक बार आपके बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया, बॉडी से फिर हार्ट में वापस आ गया, तो एक सर्कुलेशन हुआ हार्ट का, ये सिंगल सर्कुलेशन हुआ। यहां पे भी देखो कि आपके हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ गया, तो आपका हार्ट इन्वॉल्व है। अगेन दूसरी बार हार्ट से मूवमेंट हो रही है, 2 बार हार्ट से ब्लड गुजर रही है। ये एक सर्कुलेशन, ये दूसरा हार्ट का सर्कुलेशन, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन। अब इस डबल सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, इस डबल सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, वो हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। एक में जहां बॉडी पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट विल बिकम योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्योंकि बॉडी की सारी ऑर्गन्स, बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहां क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है ऑक्सीजनेशन के लिए, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट दोनों बार हार्ट से ही ब्लड गुजर रही है, so we have pulmonary circulation here. Systemic circulation में हम क्या देखते हैं, यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, in systemic circulation blood is provided to body parts and exchange of O2, CO2 and nutrients excretory waste product occurs. Excretory waste product occurs. ठीक है, ये आपके सिस्टमिक। और लंग्स में तो ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दिस इज डबल सर्कुलेशन क्योंकि 2 बार आपके हार्ट से ब्लड गुजर रही है, एक बार ये और दूसरी वाली ये। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं हमारा चैट बॉक्स, है ना, चैट बॉक्स फिर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, यस। जूलॉजी में इतना टाइम क्यों चला जाता है? जूलॉजी में तो टाइम जाना चाहिए, बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है, बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि बहुत इजी है। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा समझना पड़ता है, तभी आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका डबल सर्कुलेशन बेटा। अब एक और सर्कुलेशन की बात करेंगे जो थोड़ा स्पेशल हमारे बॉडी में दिखता है, जो नॉर्मल सर्कुलेशन थोड़ा हटके है। ठीक है, थोड़ा सा हटके है। किस तरह से हटके है एक बार बता देती हूँ, वो चीज थोड़ा डिसेबल कर रही हूँ बेटा, डिस्ट्रैक्शन होता है। फिर मैं स्टार्ट करूंगी छोटा छोटा टॉपिक से। देखो, एक तो हमने क्या देखा कि आर्टरीज जो है वो आपके हार्ट से आ रही थी ब्लड को लेके, और वही आर्टरीज गई आपके किसी ऑर्गन में, कैपिलरी बनाया, कैपिलरी ने फिर वेन बना के वापस हार्ट में ला दिया। बट एक नहीं, हमारे बॉडी में ऐसे 2 है, एक हेपाटिक एक हाइपोफाइशियल। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि ये आपकी हार्ट थी, है ना, ये हार्ट थी, तो हार्ट से गया ये आपका आर्टरी, है ना, ये आर्टरी है, आर्टरी ने जाके बनाया एक कैपिलरी, ये कैपिलरी सिस्टम बनाया। कहां पे बनाया? किसी ऑर्गन में बनाया, राइट। ये आर्टरी था, ठीक है, ये कैपिलरीज है, ये वेन है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि यही वेन वापस हार्ट में यूजुअली वापस जाना चाहिए, बट इस केस में क्या हो जाता है कि ये वेन निकल के जाती है और एक और जगह इसने कैपिलरी बना दी होती है। इसको यूजुअली तो इसे जाना था कहां पे? वापस हार्ट के पास जाना था, राइट, वापस हार्ट के पास जाना था, बट इसने एक और जगह पे जाके हार्ट के पास वापस ना जाके दूसरे ऑर्गन के पास जाके कैपिलरी बना दिया। तो यहां देखो, वेन इज फॉर्मिंग अ कैपिलरी। हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरी कैपिलरी बनाती है ना, वेन थोड़ी कैपिलरी बनाएगा, कैपिलरी जुड़ के वेन बनाती है। डू यू अंडरस्टैंड?
यहाँ पे आप क्या देखोगे, थोड़ा मिटा के अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे एक वेन बनी है ना, यहाँ पे एक वेन बनी है और ये वेन ने दोबारा एक और कैपिलरी बना दिया। सो दिस इज कैपिलरी नंबर 1, दिस इज कैपिलरी नंबर 2। कैपिलरीज कहां पे बना है? 2, दूसरे ऑर्गन में। एंड देन एक यहां से वेन निकल के फिर वो वापस हार्ट में जाएगी, ठीक है, वापस हार्ट में जाएगी। सो दिस इज द सर्कुलेशन दैट इज हैपनिंग। ये देखो, इस तरह से मैं एरो कर देती हूँ, इस तरह से मूवमेंट हो रही है आपके ब्लड की, है ना, इस तरह से मूवमेंट हो रही है। नाउ कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, उस हिसाब से हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पहले हेपेटिक बता देती हूँ। इमेजिन करो कि हार्ट से जो ये आर्टरी निकली है, ये हार्ट से जो आर्टरी निकली है, मैं एक बार थोड़ा सा इसे मिटा रही हूँ, टेंशन मत लो, सब सही है। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना चाहती हूँ, या आई थिंक बड़ा बन जाता है ना, सिलेक्ट करने से बड़ा बन जाता है। सिलेक्ट कैसे करते हैं? इससे करते हैं क्या? ये है क्या? नहीं, अरे ये तो कुछ और ही हो गया। ये तो कुछ और ही है, आई डोंट नो, डिलीट कर देते हैं इसे। एक कुछ था ना जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये था क्या? अरे नहीं, ये तो कुछ और ही। एक एक करके सिलेक्ट होगा क्या ना? चलो कोई बात नहीं, मैं मिटा के बनाती हूँ, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, मैं जल्दी फास्ट बना देती हूँ। चलो कोई नहीं, डायग्राम सेम है बेटा, मैं बस थोड़ा सा लार्ज डायग्राम बनाना चाहती हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, थोड़ा लार्ज डायग्राम बनाऊंगी। हार्ट, हार्ट से निकली ये आर्टरी, ठीक है, हार्ट से निकली ये आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरी का नाम है, लेट्स इमेजिन, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोएंटेरिक आर्टरी, गैस्ट्रोएंटेरिक आर्टरी। नाम जरूरत नहीं आपको याद रखना, मैं इसीलिए बोल रही हूं ताकि आपको पता चले कि ये आर्टरी जा कहां पे रही है। ये आर्टरी जा रही है कैपिलरीज बनाने के लिए एक ऑर्गन के पास। कौन सा ऑर्गन है वो? इंटेस्टाइन। वो ऑर्गन जो है वो है इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो इसीलिए बोला है क्योंकि वही आर्टरी स्टमक को भी प्रोवाइड करती है। तो यहां पे आपको दिख गया क्या? कैपिलरी, है ना, जो यूजुअली होता है, कैपिलरी बनता है आर्टरी से, कैपिलरी बना। कहां पे बना ये कैपिलरी नंबर 1? कहां पे बना है ये? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन हमेशा ऑर्गन या टिश्यूज में जाके ही कैपिलरी बनती है, अभी एक्सप्लेन किया। अब ये कैपिलरी को यूजुअली तो बनाना था एक वेन, लेकिन इसने वेन ना बना के, इसने वेन तो बनाया लेकिन इस वेन ने, वेन को जाना था वापस हार्ट के पास, लेकिन इस वेन ने एक और ऑर्गन बना दी, एक और कैपिलरी बना दिया, ठीक है, कैपिलरी बना दिया। फिर वापस हार्ट के पास गया, ठीक है। तो ये है कैपिलरी नंबर 2। कैपिलरी नंबर 2 कहां पे बना है ये? कैपिलरी नंबर 2 लिवर में बना है। लेट्स इमेजिन लिवर में बना है। तो डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में ना ले जाके एक और बार कैपिलरी बना दिया। तो इन दोनों के बीच में आपको जो ये दोनों कैपिलरीज के बीच में जो आपको ये वेन दिख रही है, इसी का नाम है पोर्टल वेन। क्योंकि ये लिवर में जाके कैपिलरी बनाने वाली है, इसीलिए हम इसका नाम डाल देंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपाटो मतलब लिवर, और ये जो आपका वेन है यहाँ पे जो आपका वापस हार्ट में गया है, दिस इज योर सिंपल हेपेटिक वेन। दिस इज सिंपल हेपेटिक वेन, बस लिवर से निकल के वापस हार्ट में जा रही है। सो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सी पोर्टल सर्कुलेशन? क्योंकि लिवर इन्वॉल्व है तो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इस तरह से चलता रहेगा। इसका जरूरत क्या है? क्यों बनाया? ऐसे भगवान मजे ले रहे थे? नहीं, देखो आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा फूड एब्जॉर्ब होता है ना। सो सारे एब्जॉर्ब्ड फूड, जितने भी आपके एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स थे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स एटसेट्रा, ये जाता है लिवर के पास। मतलब ये जो ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन से ट्रैवल कर रही है, इट इज लोडेड विथ ग्लूकोज, लोडेड विथ अमाइनो एसिड, लोडेड विथ फैट, क्योंकि यही सारी तो न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब हुई थी।
ये जाएगी लिवर में। लिवर का एक बहुत बड़ा रोल है, पता है बच्चों। लिवर क्या करता है, थोड़ा सा ये ऑन कर देती हूँ ताकि बातें भी कर सके हम लोग। लिवर का ना मेजर ऑर्गन है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, वो डीएमिनेशन करेगी, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगी, वो ग्लाइकोजन बनाएगी, ग्लूकोज को स्टोर करेगी बॉडी में, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस शो करेगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगी। इतना मेजर फंक्शन है आपके लिवर का, लिवर पे बहुत लोड रहता है ना। तो हम लोग यूजुअली एक बात आपको याद होगा कि बोलते हैं ना कि चलो डिटॉक्सिफाइंग वाटर पी लेते हैं, है ना, थोड़ा डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, ये डिटॉक्सिफाइंग केक है, ये डिटॉक्सिफाइंग फूड है। अरे बाबा, डिटॉक्सिफाइंग, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और खाओ मत और पियो मत। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ऑलरेडी भगवान ने बना के दिया है नेचुरली, इसको बस रेस्ट चाहिए बेचारे को। खाना खा के और डिटॉक्सिफाइंग खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ी देर के लिए मत खाओ, वो जो आपने नहीं खाया ना, तो लिवर को थोड़ा राहत मिला कि चलो अब ये बंदा खाना नहीं खा रहा है, अब मेरे पास नया लोड ऑफ ग्लूकोज नहीं आ रहा है, अब मैं आराम से शांति से डिटॉक्सिफाई कर पाऊंगा। अपने आप वो डिटॉक्सिफाई करेगा, उसको और प्रेशर मत डालो। दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है। अगर इसमें लिवर की जगह और इंटेस्टाइन की जगह इमेजिन करो, यहाँ पे हो गया है आपका हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो अलग अलग ऑर्गन है, उनके बीच में पोर्टल कनेक्शन बना है, सो दैट इज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक लिख देती हूँ, देयर इज अनदर सर्कुलेशन फाउंड, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। देखो नाम हमेशा, ये जो नाम है ना हेपेटिक या हाइपोफाइशियल, ये नाम उस ऑर्गन के ऊपर है जिस ऑर्गन में बना है, जो सेकंड ऑर्गन है। यहाँ सेकंड ऑर्गन कौन सा था? लिवर था, हेपेटिक। यहाँ सेकंड ऑर्गन पता है कहाँ क्या होगा? इस एरिया में सेकंड ऑर्गन होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, इट इज अगेन हार्ट, ठीक है। हार्ट से आर्टरी आई कहां पे? हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में आर्टरी आई, यहां पे छोटा सा लिख देती हूं आर्टरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक वेन निकला जिसका नाम है पोर्टल वेन। कौन सा पोर्टल वेन? कौन से ऑर्गन में जा रहा है? पिट्यूटरी में। तो क्योंकि पिट्यूटरी में जा रहा है, पिट्यूटरी इज द सेकंड ऑर्गन यहाँ पे इस केस में, तो हम इसका नाम दे देंगे हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, ठीक है। यह है हाइपोफाइशियल। हाइपोफाइशियल इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी बेटा, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर नॉर्मल वेन निकल के वापस हार्ट में चली गई, पिट्यूटरी वेन, ठीक है। पिट्यूटरी वाली वेन निकली और वापस हार्ट में चली गई। ये भी आपको इंसानों में, हमारे में मिलेगा। ये दूसरा पोर्टल सिस्टम है। ये इसीलिए है ताकि हार्मोन्स लेके जाए, ये हार्मोन्स को कैरी करते हुए लेके जाता है। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को कैरी करते हुए लेके जाता है। ये भी आपके बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आपके एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है, तो मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया, बाई चांस पूछा तो इसीलिए है एनसीईआरटी में, टेंशन मत लो, बिल्कुल। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जो ये हार्ट बीट कर रहा है, इसे कौन कंट्रोल करता है? हमने अभी थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था कि, थोड़ी देर पहले नहीं मतलब पिछले कुछ क्लास में पढ़ा था कि आपकी जो हार्ट है वो मायोजेनिक है ना, वो खुद अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर सकती है। तो खुद जब कर रही है तो हार्ट की इनबिल्ट कैपेसिटी है ये, है ना, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक रेगुलेशन। सो यहां पे मैं लिख देती हूं, हार्ट हैज इनबिल्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोडल टिश्यू, विद द हेल्प ऑफ, और रेगुलेटरी की जगह हम लिख सकते हैं हार्ट हैज इनबिल्ट कार्डियक एक्टिविटी mechanism where
impulse is generated by nodal tissues, है ना, हमने nodal tissues के बारे में क्लास में पढ़ा था, SA node, AB node, bundle of Hayes, Purkinje fibers, etc. nodal tissues। तो इसीलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट, है ना, मायोजेनिक हार्ट। तो हमें जरूरत नहीं है किसी की जनरेट करने के लिए, इंपल्स को खुद ही करते हैं हम लोग, हमारा नोडल टिश्यू। लेकिन हार्ट की बीटिंग को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना वो बाहर से होता है। ये तो आपका जनरली वो 72 बीट्स पर मिनट किए जा रहा है, लेकिन एक कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल होती है एक्टिविटीज जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन कौन करता है, तो चलो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन यहाँ पे हम देख लेंगे। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में दो चीज आ जाती है फर्दर। तो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एक्सटर्नल, या हम लिख सकते हैं सीधा सीधा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एक्सटर्नली। कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेनली ये काम जो है आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करती है। ब्रेन मतलब ब्रेन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेन लिखेंगे। ब्रेन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें भी ब्रेन में कौन पार्टिसिपेट करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता क्या है, ये आपके हार्ट मसल को इनर्वेट करेगा। किसको इनर्वेट करेगा, हार्ट मसल को। ठीक है, हार्ट मसल या कार्डियक मसल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये कार्डियक मसल्स को इनर्वेट करता है, कार्डियक मसल्स को इनर्वेट करेगा। कैसे इनर्वेट करता है, अपने न्यूरॉन से। किस तरह के न्यूरॉन से इनर्वेट करेगा, ये मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हम सबको पता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। एक आपका पैरासिम्पैथेटिक है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, नर्व स्टिम्युली, एंड दूसरा सिंपैथेटिक नर्व स्टिम्युली। तो देखो, पैरासिम्पैथेटिक का नाम ही है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब आप आराम फरमा रहे हो, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, आराम से वॉक करते हुए जा रहे हो, आराम से खाना खा रहे हो, ये टेंशन में नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं हो, तब सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिम्युली का काम होता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युली करता क्या है, इट नॉर्मलाइजेस और डिक्रीजेस द हार्ट बीट रेट। मतलब डिक्रीजेस मतलब क्या, 72 से नीचे कर देना नहीं। सपोज आप डरे हुए थे या एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी हार्ट बीट ज्यादा थी, उससे डिक्रीज करना इज डिक्रीजिंग। 72 के नीचे नहीं, नॉर्मल से नीचे नहीं, डिक्रीजेस दी हार्ट बीट रेट। ठीक है, डिक्रीजेस दी हार्ट बीट रेट, है ना। एंड ऑफ कोर्स आपकी ब्लड का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज करेगा। हार्ट बीट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा ना। 72 टाइम्स में 5000 ml जा रहा था, हार्ट बीट रेट अगर सपोज 80 हो गया तो 5000 ml ब्लड थोड़ी जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा, 5500 6000 ml। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है अगर हार्ट रेट बढ़ा, इसने डिक्रीज किया तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो डिक्रीजेस दी कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट ये नॉर्मल केस वाला है। ठीक है, नॉर्मल। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इट retains normal cardiac activity, normal cardiac activity। तो डिक्रीज का मतलब ये मत समझना कि 72 के नीचे चला गया है, 72 के नीचे नहीं गया है, ये नीचे लाएगा, 72 ही लाएगा अगर बढ़ गया, क्योंकि वो बढ़ाता कौन है, बढ़ाने का काम इसका है, सिंपैथेटिक का। सिंपैथेटिक क्या करता है, इट इंक्रीजेस कार्डियक एक्टिविटी, इंक्रीजेस कार्डियक
एक्टिविटी मतलब ऑफ कोर्स हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करना। तो चलो सेम ही इंक्रीजेस दी हार्ट बीट रेट। अगर हार्ट बीट रेट बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, है ना, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। आउटपुट, तो ये सारी काम कर कौन रहा है? ये सारा का सारा काम कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम। सो दिस इज न्यूरल स्टिम्यूली, है ना, न्यूरल स्टिम्यूली, नर्वस स्टिम्यूली की वजह से हो रही है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में जो भी हो रही है एक्टिविटी नर्व्स की हो रही है। एंड अगर आपको थोड़ा सा सुपर टॉपर पॉइंट जानना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक टाइम पे ये था, एक टाइम क्या 3-4 साल पहले की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस स्टिम्यूली देती थी ना, वो एसिटिल कोलिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उससे देती थी। तो यही आपके हार्ट बीट रेट को नॉर्मल कराती है ना। अगर ज्यादा बढ़ गया तो नॉर्मल डिक्रीज करके कराएगी एसिटिल कोलिन। लेकिन ये बढ़ाती पैसे पता है कैसे है? एड्रेनलिन, आपने नाम सुना होगा ना, अरे यार मुझे तो एड्रेनलिन रश हो गया था इसीलिए मैंने उसको, लड़की को बचा लिया। ये एड्रेनलिन रश इज नथिंग बट जो आपसे इस तरह की एक्टिविटीज कराता है। सो एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन इसका एक भाई है, ये अकेला नहीं काम करता है। एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन साथ में एक ही काम करेंगे, दो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं, ये एक हार्मोन भी है। तो अब आता है सेकंड वाला, ब्रेन मैंने बता दिया, नर्वस स्टिम्यूली एक हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है, हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। ये हार्मोनल रेगुलेशन करने के लिए कौन आता है? इसके लिए आता है एड्रेनल मेड्यूला। आपके पास एक ग्लैंड है बेटा जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपके ठीक किडनी के ऊपर, अगर ये किडनी है तो इसके ऊपर ऐसे छोटा सा टोपी की तरह प्रेजेंट है, कैप की तरह, ठीक है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होता है, एक बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला। तो ये जो मेड्यूला है ये क्या रिलीज करता है? वही सेम एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन। मतलब ये आप फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हो 11th क्लास में ही, कि एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। सो एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन हार्मोन्स का काम क्या है? वही काम होगा, सेम काम होगा, increases the heartbeat rate, increases the cardiac output. This is your cardiac activity. अब ये इंक्रीज हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि 72 से अगर 75 गया, 80 बीट्स गया, 90 बीट्स गया तो भी ठीक है, 100 तक चला गया, दैट मीन्स इतनी ज्यादा कार्डियक आउटपुट बढ़ गई है कि हार्ट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तभी उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। 100 से ऊपर अगर आपकी बीट्स गई, हार्ट बीट्स गई, तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो छोटा सा पॉइंट यहां मैं लिख देती हूं आपके लिए, है ना, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है? इफ द हार्ट बीट रेट इज more than 100 beats per minute, टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है? कम। ब्रैडीकार्डिया if the heartbeat rate is less than 60 beats per minute। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ओके, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। तो दिस इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पूरी रेगुलेशन है, मतलब अंदर से इनबिल्ट तो है, वो अपना कार्डियक एक्टिविटी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक्सेट्रा। बट बढ़ाना घटाना ये तो आपका नॉर्मल एक्टिविटी है, मायोजेनिक आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन बढ़ाना घटाना वो काम आपका एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन है। मतलब हार्ट के अलावा जो आजू बाजू की ऑर्गन्स है वो काम करेंगे। तो ब्रेन काम करता है, एक एड्रिनल मेड्यूला काम करेगा। ये क्लियर है सब बच्चों को, है ना? फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। यस एवरीवन, दिस इज कूल। एक मिनट, ये रुक क्यों गया है? एक मिनट, मुझे मेरा खुद का ही वो रुका हुआ सा लग रहा है। एक मिनट देखते हैं, व्हाई इट हैज स्टॉप्ड।
पता नहीं मुझे लैग क्यों दिख रहा है। हाँ, नाउ इट्स ऑल राइट, ओके, अब मुझे दिख रहा है, ठीक है। मेरा खुद का ही वो रुक गया था, लाइव चैट नहीं दिख रही थी। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना, बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हुए एक बार बात कर लेंगे अबाउट डिसऑर्डर्स नाउ। छोटा सा टॉपिक है, फिर होमवर्क एंड बातें करेंगे, खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। डायग्राम, हाँ जी मैम, कोरोनरी सिस्टम अभी बता देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। छोटा सा एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम कोरोनरी सिस्टम क्या है, या मैं अगर सिंपल सी बात करूं कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है ना। कोरोनरी सर्कुलेशन बेटा ध्यान से देखो, जिसने भी पूछा है उसको भी आंसर कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं पूछा है वो भी सुन ले, क्योंकि उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिसने भी मुझे पूछा है, मैं नाम उड़ गया, मुझे दिखा नहीं, ठीक है। देखो, कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट बेचारा सबको प्रोवाइड कर रहा है ब्लड, बट उसको खुद के भी तो मसल्स को हार्ट ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ना, तो वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। दैट इज व्हेन तो नहीं, हमेशा ही अ branch of aorta provides blood to the heart muscles। अब हार्ट मसल्स को ब्लड दिया, ब्लड लेके भी तो जाना पड़ेगा ना हार्ट से, डीऑक्सीनेटेड। हार्ट की मसल भी तो अपनी O2 यूटिलाइज करके CO2 निकाल रही है, वो भी अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल रही है, तो उसको लेके भी जाना है। तो एक वेन निकलेगा, कोरोनरी वेन, वो वापस आपके अगेन वीना केवा के साथ ज्वाइन होके राइट एट्रियम में जाता है। नॉट वीना केवा का ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं उसको, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी सल्कस, ये सारे आपके एनसीईआरटी में पता है पहले था, सब हटा दिया गया है। सो दैट इज योर कोरोनरी artery, right? So a branch of aorta provides blood to the heart muscles called coronary artery, ठीक है, coronary artery। and coronary vein carries deoxygenated blood from cardiac muscle, मतलब हार्ट मसल, ठीक है, from heart muscle to the right atrium, जैसे वीना केवल लेके जाता है ना राइट एट्रियम में सारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वैसा ही दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी वर्ड से ही आप क्या समझ जाओगे, मतलब ये कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं, जो कार्डियक मसल्स को या कार्डियक मस्क्यूलेचर को अपना प्रोवाइड कर रहा है, क्या, ब्लड। आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं मैम मस्क्यूलेचर क्या है, कुछ नहीं, बहुत सारे मसल्स से एक ऑर्गन बना है ना। अगर मैं बार बार मसल्स बोलूंगी तो ऐसा लगेगा थोड़े बहुत मसल है, पूरी जो गुच्छा है मसल का, एक पूरा ऑर्गन बना के रखा हुआ है, दैट इज मस्क्यूलेचर, ठीक है। ओके एवरीवन, चलो वेरी नाइस। तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, डिसऑर्डर्स फटाफट एक बार पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर बेटा आपके सामने आ गया है, दैट इज दी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली जब आपकी ब्लड प्रेशर हाई है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यहां पे अगर मैं लिखूं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका 120/80, ठीक है, 120/80 इज योर नॉर्मल प्रेशर। मिलीमीटर मर्क्यूरी इसका भी वही होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी इज द यूनिट। तो मोस्टली आपकी जो टेंशन या ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर को अगर मैं डेफिनेशन के साथ बताऊं तो वो क्या है, देखो, blood pressure is the flow of blood in the blood vessel, ठीक है, flow of blood in the blood vessel, and that pressure is exerted on the vessel wall, and it exerts a pressure and exerts a pressure on
ब्लड वेसल वॉल्स। तो वो वॉल्स डिटेक्ट करती है कि कितना प्रेशर है। बैरोरिसेप्टर्स आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन योर ब्लड वेसल वॉल। ये छोटे छोटे सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जैसे कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स था वैसे बैरोरिसेप्टर्स, वो डिटेक्ट करता है कि प्रेशर क्या है। वो डिटेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? वो आपके ब्लड वेसल के वॉल में प्रेजेंट है, मतलब वही एंडोथेलियम के ऊपर प्रेजेंट है, ट्यूनिका इंटीमा। तो ये नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन हुआ, अगर हाइपरटेंशन हुआ तो हाइपरटेंशन में आप क्या देखोगे? इट इज मोस्टली इक्वल्स टू 140/90। बाय द वे, ये जो ऊपर वाला प्रेशर है, अपर प्रेशर जो है, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। ये है सिस्टोलिक प्रेशर जो हमेशा हाई होती है। सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा हाई होगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो हो रहा है तो स्पीड में जाएगा। डायस्टोल मतलब अब डायलेट हो चुका है ब्लड वेसल, अब स्लो स्लो ब्लड जाएगा। सो ये जो 80 आपको दिखती है, दिस इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई, डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा लो होता है। तो अगर 140/90 है तो ये हाइपरटेंशन है, और आपको हाइपोटेंशन भी हो सकती है। ये हाइपरटेंशन जो है इट मे कॉज कार्डियक फेलियर। आपकी कार्डियक एक्टिविटी को ये फेल कर सकता है, मतलब कार्डियक एक्टिविटी माल फंक्शन करने लगेगी, हार्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा, हार्ट अटैक भी आ सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो कार्डियक फेलियर एंड ऑर्गन डैमेज। ऑर्गन डैमेज भी आपके हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। कुछ हाइपोटेंशन भी आपके बॉडी में होता है, ऐसा नहीं है, लो प्रेशर भी होता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन में आपका क्या देखते हो? बाय द वे, हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर इज, अगर हम low blood pressure is your usually 110/70, that is your hypotension. So hypertension को हम obviously कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिनको हाइपरटेंशन है उनको बोला जाता है सॉल्ट कम लीजिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सॉल्ट है ना आपके बॉडी में, जो Na+Cl- जा रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर खींचता है। जितनी वाटर आएगी ब्लड में, ब्लड ज्यादा डाइल्यूट होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। एक घनी सी चीज को आप समझो ना, विस्कस फ्लूइड अगर है, घना फ्लूइड है, वो स्लोली जाता है ना। अगर आप सपोज आपने लेट्स इमेजिन आपने क्या बोलूं मैं, दाल, आपने दाल, बहुत घना दाल बना है आपके घर पे, और आपने उसको चम्मच से अगर ऐसे टिल्ट करो तो वो धीरे धीरे गिरेगा। वैसे उसी की जगह एक पानी टिल्ट करो तो वो ज्यादा फोर्स से गिरेगा क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो सिमिलरली आपके बॉडी में हाइपरटेंशन के वक्त अगर आपने सॉल्ट ज्यादा लिया, वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स अट्रैक्ट वाटर, ज्यादा वाटर आ जाएगा वहां पे। सो एनीवे, दिस इज अबाउट योर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हुआ क्यों था? हमेशा सॉल्ट खाया था इस वजह से? नहीं, कुछ इंटरनल डिसऑर्डर्स हुआ होगा। तो मे बी उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी। ये कोरोनरी आर्टरी, अब देखो वर्ड आया है कोरोनरी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोरोनरी बताया था ना। कोरोनरी क्या है? वो आर्टरी जो आपके ब्लड प्रोवाइड कर रही है हार्ट मसल्स को, और कोरोनरी वेन आपके हार्ट मसल से वापस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जा रही है। तो इसी अगर आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हुआ, जो हार्ट के मसल को ही ब्लड प्रोवाइड कर रही थी, वहां पे अगर कोई ब्लॉकेज हुआ, सो यहां पे छोटा सा लिख देती हूं, ब्लॉकेज और प्लाक फॉर्मेशन इन दी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या थी? जो आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा था। ब्लॉकेज और प्लाक फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी, यहां नीचे लिखती हूं, लीड्स टू inadequate supply of blood to the हार्ट मसल। कम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है ना,
क्यों जा रहा है कम अमाउंट ऑफ ब्लड? चलो देख लेते हैं। ये आपका सपोज नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी था, दिस वाज योर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, है ना। यहाँ कोरोनरी आर्टरी के अंदर एंडोथीलियम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी थी, एंडोथीलियम था, ये मस्त अच्छे से ब्लड प्रोवाइड कर रहा था, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड, यहाँ ल्यूमेन काफी वाइट था, अच्छे से ब्लड प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है। सो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2, एडिक्वेट O2 सप्लाई हो रहा था आपके हार्ट मसल्स को, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या हुआ, सेम आर्टरी है, कोई टेंशन नहीं हुआ, नॉर्मली आर्टरी जैसी थी वैसी है, लेकिन ज्यादा फैटी डाइट के वजह से या कोई डिसऑर्डर्स के वजह से यहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होने लगा, ठीक है। फैट एक्यूमुलेशन होने लगा, लिख देते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, फैट मतलब वही लिपिड की बात कर रहे हैं, लिपिड, ठीक है। फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड, etc. leads to atherosclerosis, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कैल्शियम डिपोजिशन हुआ, उसके साथ साथ फैट डिपोजिशन हुआ, उसके साथ साथ थोड़ा और फॉस्फोलिपिड एंड फाइबर्स भी आ गया, ठीक है, कुछ फाइबर्स भी डिपोजिशन हो गया। सो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्लाक, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाक फॉर्मेशन, यही ब्लॉकेज है, प्लाक फॉर्मेशन, यही आपकी प्लाक है, जिस वजह से अब आप नोटिस करो कि ल्यूमेन कितना नैरो हो गया है ना, नैरो हो गया है। तो नैरो अगर हो गया है, नैरो ल्यूमेन हो चुकी है। अब ऐसे ही आर्टरीज में नैरो ल्यूमेन होती है ना, ऑलरेडी आर्टरीज में आपको नैरो ल्यूमेन दिख रहा है क्योंकि ट्यूनी का मीडिया बहुत थिक है, अब और नैरो हो गया। तो अब क्या हुआ है, इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, है ना, इनसफिशिएंट ब्लड और O2 सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो हार्ट के मसल को ठीक से मिल ही नहीं रहा है O2, तो वो हार्ट की एरिया जो है जहां पे ये जा रही थी कोरोनरी आर्टरी, वो मर जाएगा, वो फंक्शनिंग नहीं करेगा, वो क्योंकि सेल्स मर चुकी है ना, O2 ही नहीं मिल रहा था, तो हो जाएगा हार्ट अटैक, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो CAD कैन लीड टू हार्ट अटैक। अब ये तो चलो थिकनिंग हो गई है, वॉल की थिकनिंग हो गई है, कोई बात नहीं, जिसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, दैट कैन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, छोटा सा ही डिफरेंस है। देखो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं लिख देती हूं, है ना। atherosclerosis leads to arteriosclerosis if left unchecked। अगर आपने पहले से ही उस प्लाक की ट्रीटमेंट नहीं कराई, पहले से ही उस ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट नहीं कराई, क्योंकि बॉडी आपको बताता है अलार्म क्लॉक की तरह, सबसे पहले क्या होगा, आपकी CAD ब्लॉकेज हो गई कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, एंजीना पेक्टोरिस, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने डाई डाल के चेक कर लिया कि एक ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी में, बाईपास सर्जरी कर ली, बच गए आप, लेकिन आपने इग्नोर किया, सपोज बॉडी से आपको सिम्टम्स पता ही नहीं चले, दैट कैन लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में, हियर यू नो ड्यू टू deposition of calcium in the plaque, the wall of blood vessel becomes hard, wall of blood vessels becomes hard and inelastic, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर चुके हैं ब्लड वेसल, एंड inelastic, जिसके वजह से
rupture of artery may occur, rupture of blood vessel occurs। और अगर पूरा का पूरा ब्लड वेसल ही टूट गया, पहले तो कम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रही थी, ब्लड वेसल इंटैक्ट था, अब ब्लड वेसल इतना सख्त हो गया है, ब्लड वेसल आर सपोज टू बी वेरी इलास्टिक, है ना, बहुत बेंडी होना चाहिए, लेकिन ये कैल्शियम, सोचो ये कैल्शियम सॉल्ट से आपका पूरा का पूरा बोन बना है, कितना हार्ड है, यही कैल्शियम डिपॉजिट होता रहा आर्टेरियल वॉल को वो क्या करेगा, इनइलास्टिक बना देगा, आसानी से टूट सकता है। ब्लड वेसल टूट गया तो क्या होगा, हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, सो दैट कैन लीड टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, फिर क्या हो जाएगा, इंटरनल हेमरेज या ब्लीडिंग, इंटरनल हेमरेज और ब्लीडिंग एक ही मतलब है, इंटरनल ब्लीडिंग, बस खत्म बात, ठीक है। सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस लीड्स टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस इफ लेफ्ट अनचेक्ड, ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट योर CAT। एंजीना पेक्टोरिस, इट्स अ सिम्टम, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, देखो ये सारे सीक्वेंस में है, पहले हुआ आपका क्या, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज की वजह से ऑब्वियसली इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जा रहा है आपके हार्ट में, सिम्टम हार्ट टिश्यू धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो पेन होगा आपको, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू insufficient या inadequate supply of, insufficient और inadequate मतलब कम, ठीक है, supply of O2 and nutrient, ब्लड यही तो लेके जा रहा था, तो ब्लड की insufficient सप्लाई हुई, मतलब इनकी भी insufficient सप्लाई हुई, राइट, insufficient supply of O2 and nutrients to the हार्ट मसल्स, ठीक है, हार्ट मसल्स, ठीक है, इट्स अ सिम्टम, ये एक सिम्टम है, इट्स अ सिम्टम फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक भी, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले भी यही होता है, तो क्या है ये, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, यही आपका लास्ट 2-3 पॉइंट है, एक बार देख लेंगे। हार्ट फेलियर का मतलब है दी ब्लड, हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड, हार्ट का काम क्या था, 5000 ml एक आपके कार्डियक एक मिनट में डालना था, है ना, हार्ट से बाहर आना था 1 मिनट में, सो 5000 से अगर कम आ रहा है तो हार्ट फेलियर, हार्ट इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब, हार्ट अपने काम पे फेल हो चुका है, राइट, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, हार्ट इज नॉट पंपिंग enough amount of blood, ठीक है, may be due to blockage, may be due to congestive symptom, also called as congestive, congestion का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक जैम, एक दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, कुछ ब्लॉकेज है, कुछ कंजेशन है, also called as congestive heart failure due to congestion in lungs, लंग से ही ब्लड कम आ रहा था, लंग से ही ब्लड कम आ रहा था ड्यू टू congestion in lungs, इसीलिए कम अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा था। देखो आपका हार्ट तभी 5000 ml ऑफ ब्लड पंप आउट कर पाएगा 1 मिनट में अगर पल्मोनरी वेन इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड लेके आ रही है आपके लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स ने ही कम ब्लड डाला क्योंकि कंजेशन था, है ना, उस आर्टरी में, मे बी उस वेन में भी कुछ कंजेशन था, इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेट ही नहीं हो पा रहा है, तो कम ब्लड आ रहा है, तो हार्ट भी कम भी ब्लड पंप करेगा, तो आप धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी की सप्लाई नहीं मिट रही है ना, सो इट डज नॉट, स्मॉल अमाउंट, या फिर हम लिख सकते हैं दिस does not meet the body's requirement of blood amount, body's requirement for blood,
ठीक है, बस छोटा सा लास्ट एक टॉपिक है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज कंप्लीट सिजेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कंप्लीट सिजेशन। सिजेशन का मतलब पता है क्या है? सिजेशन का मतलब है स्टॉपिंग। छोटा सिंपल इंग्लिश में अगर हम लिखे, स्टॉपिंग ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। कंप्लीट सिजेशन ऑफ हार्ट कार्डियक एक्टिविटी मतलब डेथ, इट विल लीड टू डेथ। और अगर आपको हार्ट अटैक समझना है, हार्ट अटैक का आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 2 मिनट्स और लूंगी बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है? मोस्टली सम रीजन, certain region of heart muscle not receiving enough amount of blood। क्यों enough amount of blood क्यों नहीं मिल रहा था? मे बी ब्लॉकेज था कोरोनरी आर्टरी में, है ना। ये कोरोनरी आर्टरीज दिख रही है आपको, इसमें सपोज कोई ब्लॉकेज था कोरोनरी आर्टरी में, उस वजह से, ठीक है। हेंस दिस कुड बी ड्यू टू ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। दिस लीड्स टू damage in that region of heart, ठीक है, that region of heart। सिंपल सी बात है, बस इतना ही है, दैट्स ऑल। हालांकि हार्ट अटैक आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बेटा, लेकिन पूछ लेते हैं क्वेश्चन। एक सेंटेंस में लिखा हुआ है हार्ट अटैक आपके एनसीईआरटी में, पता है कौन से सेंटेंस में? जब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, ना अबाउट व्हाट यू से एंजीना पेक्टोरिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तब वो बोलते हैं कि दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। तो इसीलिए मैंने हार्ट अटैक का मतलब भी आपको बता दिया, ठीक है। और ज्यादा समय मैं लूंगी नहीं आप सबके लिए, 10:32 हो चुका है, आपका अगला क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। बस आपको बता देती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये सारे आपके होमवर्क क्वेश्चंस है बेटा, कई सारे क्वेश्चंस। अगर आप देखो इतने सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चंस है। तो ये सारे आपके स्लाइड एमसीक्यूज है, इसे जरूर सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। एमसीक्यूज सारे सॉल्व कर लेना। अगले क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं, और वो अगले क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया वाला टॉपिक। नया टॉपिक हमारा क्या है? नया टॉपिक इज ऑब्वियसली नॉट टॉपिक, चैप्टर। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्लास में, और साथ साथ ये क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो तैयार हो क्या ना? मुझे 14 के 14 क्वेश्चन में अबव 90% होल चाहिए, बस ये मेरा डिमांड है। आप रोज मुझसे डिमांड करते हो ना, मैम ये बता दो, मैम वो बता दो, मैम ये मैं करती हूँ, मैं आफ्टर ऑफिस करती हूँ। तो अब मेरा डिमांड है कि मुझे 90% से अबव चाहिए पोल में, ठीक है। ओके, हाँ जी, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। हाँ जी, मैं एक बार वीडियो कॉल जरूर करूंगी, मुझे थोड़ा सा एक बार पूछ लेने दो कि एक्चुअली वीडियो कॉल में होता क्या है, ठीक है। आई नो, बट थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अभी, तो मैं एक बार पूछ के फिर ही मैं करूंगी। आई नो, मैं आप क्वेश्चन देख लेती हूँ, आप लोग पोल में अच्छा आंसर करते हो, लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ, दैट इज फाइन, मुझे थोड़ा सा पूछ लेने दो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। आई होप आप लोग रियल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि मैं इसका रियल टेस्ट का जो भी होने वाला है ना पेपर, उसका मैं जूलॉजी वाला पोर्शन का विदाउट पूरा सॉल्यूशन लेके आने वाली हूँ आप सबके लिए, तो बिल्कुल देखते रहो, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, एक बार लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड हो चुका है बेटा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, क्योंकि आपका 13 अक्टूबर को टेस्ट है ना, एक मिनी टेस्ट है, छोटा सा शॉर्ट टेस्ट है, उसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने बता दिया। समरी लेक्चर मैंने कभी बहुत पहले ही आप लोगों को इसका एक लिंक भेज दिया था, समरी लेक्चर का, कौन से? इसी चैप्टर का, जो 13
अक्टूबर को होने वाला है। तो दोनों चीजें हो चुकी है, समरी लेक्चर भी और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। अगर आपको समरी लेक्चर नहीं मिल रहा है, दो जगह से आपको मिल जाएगा। एक आप अगर कम्युनिटी पे हो, है ना, पीडब्ल्यू ऐप, ड्रोन ऐप के आप अगर कम्युनिटी पे हो तो आप कम्युनिटी पे जाइए, वहां पे स्वागता मैम का टीचर्स मीट यकीन 4.0 में दिख जाएगा कि बच्चों जाकर ये समरी लेक्चर देख लो, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब खोलो, वहां पे कंपटीशन वाला लिखो, हमारे पीडब्ल्यू का ही चैनल है, वहां पे आपको समरी लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ, हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, हाँ जी बेटा। अच्छा, जिसका हो गया है वो बच्चे जा सकते हैं, है ना, थोड़ा रेस्ट लेके नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको डाउट है मैं एक बार उनका डाउट देख देती हूँ, है ना। क्या पूछा है बच्चे ने? मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएडी एंड एथेरोस्क्लेरोसिस? बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस इज सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी एथेरोस्क्लेरोसिस को अगर हमने छोड़ दिया, चेक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, फिर वो जाके बन जाएगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था? रोशनी का क्वेश्चन था। अब समझ में आया? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज नथिंग बट एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें देयर इज व्हाट, वो आपका जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो गया और ब्लड ठीक से जा नहीं रहा है, अटक रहा है ब्लड, राइट, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड। मैम टेस्ट में, अच्छा टेस्ट में, टेस्ट में कितने चैप्टर्स आएंगे? एक ही चैप्टर आएगा ना, 13 अक्टूबर, एक ही चैप्टर में सिर्फ छोटा मिनी टेस्ट है। इसी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का एक बड़ा वाला मेजर टेस्ट भी होने वाला है, अभी तो छोटा सा टेस्ट है। ठीक है मैम, इनएडिक्वेट क्या है? इनएडिक्वेट शत्रुघ्न, इनएडिक्वेट का मतलब है कम अमाउंट में जाना, काफी नहीं है, कम अमाउंट में जा रहा है ब्लड। ठीक है, इसलिए इनएडिक्वेट। जैसे कि सपोज जब आपके पापा आपको 500 रुपए देने के बजाय सिर्फ 100 रुपए देते हैं, तो वो आपके लिए एडिक्वेट नहीं होता है ना अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए। ठीक है, चलो मैम, हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक सेम है क्या? नो 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 नो, इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताऊंगी आपको। हार्ट स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक जनरली यूजुअली हार्ट में नहीं, आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है, यू नो, जैसे सेरिब्रल स्ट्रोक एंड ऑल। ठीक है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के वजह से ही वो हो सकता है। हार्ट अटैक इज ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई, कम अमाउंट ऑफ ब्लड आया हार्ट के किसी, आप सोचो आपने अगर आपने लेफ्ट हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं दे रहे हो तो ये हार्ट धीरे धीरे खराब हो जाएगी ना, ये जो हैंड है आपकी लेफ्ट हैंड, ये मर जाएगी, डैमेज हो जाएगी। वैसे ही हार्ट के किसी एक पार्ट को, किसी टिश्यू को आप ठीक तरह से ब्लड दे ही नहीं रहे हो, वो टिश्यू धीरे धीरे मर जाएगी, है ना। ठीक है मैम, हार्ट अटैक को हम लोग डेथ ऑफ हार्ट मसल्स कह सकते हैं, या नॉट द एंटायर हार्ट, पार्ट ऑफ द हार्ट, है ना, कुछ पार्ट ऑफ द हार्ट। देखो हार्ट अटैक से हमेशा बंदा मरता नहीं है, इंसान नहीं मरते हमेशा। ठीक है, हार्ट अटैक हुआ, फिर ट्रीटमेंट होती है एंड फिर उनका पूरा लाइफ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में चलता रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया में डैमेज हुआ है हार्ट का। बहुत मेजर एरिया डैमेज हो गया तो बंदा मर जाएगा, एसे नोड, एवी नोड सब गया तो बंदा मर जाएगा, तब मर सकता है वो हार्ट अटैक से। ठीक है, ओके नाउ, तो वो मेजर हार्ट अटैक हुआ। मैम हार्ट अटैक आने पर टंग के नीचे के मेडिसिन क्यों रखते हैं? वो मेडिसिन क्या? सॉर्बिटॉल बोल के एक मेडिसिन होता था एक टाइम पे, वो आज भी यूज होता है बट कम अमाउंट में होता है, वो ज्यादा नहीं। मोस्टली वो जो है वो आपके मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होके इट विल क्लियर आउट, इट विल स्टार्ट टू किक स्टार्ट द हार्ट एंड ऑल। बट मेजरली आजकल ये उतना ज्यादा फंक्शनेबल नहीं है, ये नहीं फंक्शनेबल है उतना ज्यादा ये मेडिसिन। सॉर्बिटॉल बोला जाता था उस मेडिसिन को। मैम इफ चेस्ट पेन इन राइट चेस्ट देन व्हिच डिजीज अकर इन ह्यूमन? राइट चेस्ट में वो देखो ना किस वजह से पेन हो रहा है, क्या वो गैस का पेन है, क्या वो मसल पेन है, क्या वो किसी ब्लड वेसल का पेन है? तो वो राइट में हो, लेफ्ट में हो सकता है कि वो भी एंजिना पेक्टोरिस ही हो, यू नेवर नो। तो हम ऐसे ना ऊपरी भाषा से नहीं समझ सकते, तभी तो आपको इतना डिटेल्स में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ताकि एक अच्छे डॉक्टर बनो ना। आप कम से कम पेशेंट्स को परेशान करो या कम से कम पेशेंट्स को तकलीफ दो। हर एक पेशेंट्स जो आपके पास आएगा वो फुल सेटिस्फैक्शन लेके जाना चाहिए और बच के जाना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, ओके मैम, जब हार्ट अटैक आता है तब हम चेस्ट को प्रेस करते हैं, उसका साइंटिस्ट, हम चेस्ट को थोड़ी प्रेस करते हैं, हमें दर्द होता है इसलिए हम पकड़ते हैं। जब ब्रीद नहीं करते हो तब देते हैं सीओपीडी, तो वो अलग है, सीपीआर जिसको बोलते हैं, करेक्ट। हार्ट को चेस्ट में थोड़ी करते हैं। मैम रिपीट प्लीज, क्या रिपीट करो वो तो बताओ। मैम टुडेज क्लास वाज टू फास्ट, आई डोंट थिंक इट वाज फास्ट बेटा, इससे स्लो पढ़ाया तो आपका अगले 2026 तक सिलेबस खत्म नहीं होगा।
ठीक है, थोड़ा आपके साथ आप देख रहे हो कितने लोगों की कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आने के लिए यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, ना कि डिग्रेड। नहीं, मेरा कंफर्ट जोन यही है, मैं तो ऐसे ही करूंगी, तो जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिंदगी में और बड़े बड़े कंपटीशन आने वाले हैं, उसको कैसे झेलोगे आप? कम ऑन मैम, ठीक है। मैम प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। बेटा मैं हिंदी में ही समझा रही थी इतने देर से, बच्चे ने इनएडिक्वेट का भी मतलब पूछ लिया, उसका भी मैंने हिंदी बता दिया। और कितना हिंदी लिखेंगे तो हम इंग्लिश में ही, आपको साफ साफ फिर से बताया जा रहा है। अगर आपको लिखी हुई चीज भी हिंदी में चाहिए तो हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है पीडब्ल्यू का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखने वाला इंग्लिश में ही होगा, एक्सप्लेनेशन जो भी हम देते हैं वो हिंदी में ही होगा। अगर आप चाहो आप एक बार रिवाइंड करके पूरा 2x के स्पीड में देख लो, अगर मैं हिंदी में नहीं बता रही हूं तो, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं। मैम कंजक्शा कुछ भी नहीं होता है, प्रॉपर इंग्लिश लिखो, प्रॉपर वर्ड लिखो या प्रॉपर स्पेलिंग लिखो, तब ना मैं समझा पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में। समरी लेक्चर देख लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ डाउट हो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कम्युनिटी पे पूछ लो, मैं शाम को या रात को एक्सप्लेन कर दिया करूंगी वो आके कम्युनिटी पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, हेल्दी रहना, खुश रहना, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।